स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज से अपने जो एसआई री एग्जाम है 20 सितंबर को, उसकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अपने 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली, एक तो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, एक करंट अफेयर्स और एक इंडियन इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। एमसीक्यूज के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे कवर करवा दिए जाएंगे। तो आपको निश्चिंत रहना है इसके लिए, क्योंकि जो जीके है, बेसिकली जो जीके वाला पेपर है उसके अंदर अगर अपने करंट अफेयर्स की बात करें, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की बात करें और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, तो इनके 30 से 35 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। यानी कि मिनिमम 30 क्वेश्चन तो इन तीनों के मिला के आने ही आने हैं, मैक्सिमम ये 35 तक होंगे। ठीक है, तो अपनी कोशिश है कि इनमें से अगर 30 आते हैं तो करंट अफेयर्स में क्योंकि करंट अफेयर्स की एक सीमा होती है, लेकिन अपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के यहां से ले जाएंगे। तो अपनी कोशिश है कि 25 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन यहां से कवर। देखो, सर्वे में से तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अपने इस रिवीजन सीरीज में मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो है इसको रिवाइज करने वाले हैं, जिसकी अगर अपने प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपको देखने को मिलेंगे। अब इसको के साथ जोड़कर भी पढ़ेंगे, जून तक के जो जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। जैसे आर्थिक समीक्षा में तो 2025 तक की योजनाएं और नीतियां दी हुई है ना, तो अपने जो 2026 के अंदर जनवरी से लेकर जून तक की जो नीतियां और योजनाएं हैं वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अपने आर्थिक समीक्षा का जो रिवीजन है वो चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये रिवीजन होगा आपका कंपाइलेशन टॉपिक वाइज, जैसे कि आंकड़े, जितने भी आंकड़े हैं वो सारे अपने एक साथ पढ़ेंगे। फिर जितनी भी नीतियां हैं वो सारी एक साथ पढ़ेंगे। फिर जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी अपने एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में जितने भी संस्थान हैं वो सारे अपने एक साथ पढ़ेंगे। फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, वो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य चीजें बच गई है बहुत सारी है वो अपने क्लास में करेंगे। तो इस प्रकार से अपने कंपाइलेशन मोड में पूरा का पूरा सर्वे आप रिवीजन करने वाले हैं, और आपको एक भी चीज मैं भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है। कैसे याद करवाना ये मुझे पता है। अब इसके अंदर सबसे पहले अपने आज जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो आंकड़ों की कर रहे हैं। ठीक है, जिसको अपने 2 पार्ट में करेंगे। इस पार्ट के अंदर अपने 25 क्वेश्चन करेंगे, और जो कल अगली क्लास आएगी उसमें अपने 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आंकड़ों से आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो ये एसआई वालों के लिए तो है ही, उसके साथ साथ आरएएस प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आरएएस प्री के अंदर आंकड़ों से 2 क्वेश्चन आते हैं, एसआई के अंदर 1 क्वेश्चन आता है। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न कैसे रहता है, तो आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली 1 लाइनर ही होते हैं, 1 लाइनर ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्या क्या गोल्डन रूल्स, आंकड़ों को कैसे याद करना है, ये मैं आपको सारे रूल्स बताने वाला हूं। बेसिकली ये गणित है और कुछ भी नहीं है। अब पहली बात तो ये कि कुछ लोग अब पूछेंगे कि पीडीएफ कहां मिलेगी। देखो, आपको अगर इसका कंटेंट चाहिए, एक तो ये जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ है ये तो आपको मिल जाएगी लोकबंधु ऐप पर फ्री मटेरियल के अंदर, एसआई रिवीजन क्लासेस नाम से फोल्डर होगा वहां पर। ठीक है, और इसकी जो सॉल्यूशन है वो आपको साथ साथ देखते हुए चलना है। अपने रफ कॉपी पर चाहो तो नोट कर लो, या फिर आपको अगर इसकी कंटेंट बुक चाहिए जो कि कंपाइलेशन मोड में ही लिखी हुई है, पूरी की पूरी, आंकड़े अलग दिए हुए हैं, योजनाएं सारी अलग दी हुई है, नीतियां अलग दी हुई है, तो वो आप ऐप पे जाके उसको ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी बुक। ठीक है, तो ये पीडीएफ वाली कहानी थी। अब अपने एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ यहां पर कंसेप्ट समझा देता हूं। देखो, आंकड़ों से रिलेटेड कुछ विशेष बातें आपको मैं बता देता हूं। जो आपके इको सर्वे के 13 चैप्टर्स हैं उनके अंदर अलग अलग चैप्टर्स में जितने भी आंकड़े दिए हैं वो सारे अपने एक साथ ही पढ़ लेंगे। अब आंकड़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है वो आपको ध्यान से समझना है।
एक तो आंकड़ों में आपको यह ध्यान रखना है कि आंकड़े दो कीमतों पर निकाले जाते हैं, एक स्थिर कीमतों पर और एक आएंगे प्रचलित कीमतों पर। आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही आंकड़ा याद करना होता है, दूसरा अपने आप आ जाता है। जो आपके स्थिर कीमतों के आंकड़े हैं, अगर आप उनको 2 गुना कर देते हो तो प्रचलित कीमतों के आंकड़े आ जाएंगे। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जितने भी आंकड़े अब तक देखे गए हैं वो प्रचलित कीमतों के आंकड़े स्थिर कीमतों के आंकड़ों के दुगने ही पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप स्थिर कीमतों के आंकड़ों को 2 गुना कर दोगे तो प्रचलित कीमतों के आंकड़े आ जाएंगे। ठीक है, एक तो रूल ये, यानी कि आपको सिर्फ एक याद करना है, या तो प्रचलित का याद कर लो उसको आधो कर दो, या फिर स्थिर कीमतों का याद कर लो और उसको 2 गुना कर दो तो प्रचलित का आ जाएगा। दूसरा इसमें आता है कि जो आपकी वृद्धि दर होती है, वृद्धि दर, उसमें जनरली ये देखा गया है कि जो स्थिर कीमतें हैं और जो प्रचलित कीमतें हैं इनमें 2% का अंतर रहता है, +2%। अगर आप स्थिर कीमतों के आंकड़ों को +2% कर दोगे, जैसे स्थिर कीमतों पर कोई वृद्धि दर 8% है तो प्रचलित कीमतों पर कितनी होगी 10%, 7 है तो कितनी होगी 9। ये देखा गया है, ये मैं राजस्थान के आंकड़ों का आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, ये आगे बहुत काम आने वाला है आपको। फिर अगली चीज ये है कि जो आंकड़ों के अंदर, जैसे दशमलव के अंदर, जैसे आप मान लो जीडीपी है वो आपकी 9.81 है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से क्या याद रखना है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो दशमलव के लेफ्ट साइड के अंदर है, दशमलव के जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन जब आएगा तो वो आपको 9.81 देगा, 8 पॉइंट समथिंग देगा, 7 पॉइंट समथिंग देगा, या फिर आपको 10 पॉइंट समथिंग देगा। वो इस प्रकार के ऑप्शन नहीं बनाते हैं, अब तक देखा गया है ये, जैसे 9.7 कर दिया, 9.5 कर दिया, ऐसे ऑप्शन नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि दशमलव के जो लेफ्ट साइड वाला आंकड़ा है वो तो आपको याद होना ही होना चाहिए। दशमलव के लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है वो तो आपको याद होना ही चाहिए, उसके बाद वाले नहीं होंगे तो भी आप प्रश्न को कर जाओगे। फिर अगर अपने वृद्धि दर की बात करें, और कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनमें आपको पूरा ही आंकड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अंतर पूछ लिया जाता है, और वो आंकड़े हैं पर कैपिटा इनकम के, प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा आपको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि भारत और राजस्थान का अंतर पूछा जा सकता है। फिर यहां पर अगर अपने बात करें इसमें कि जो आपके वृद्धि दर के आंकड़े हो गए, कुछ आंकड़े पूरे याद करने हैं, कुछ के अंदर जो दशमलव लेफ्ट डिजिट है। इसके अलावा जैसे वृद्धि दर के जो आंकड़े होते हैं उनमें तो दशमलव के बाद वाला याद करने की नीड नहीं है, लेकिन मान लो कोई 2 मदे हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, अगर इनकी वृद्धि दर सेम ही है, 8% इसकी, 8% इसकी स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर भी सेम ही है, मान लो 10%, तब आपको इसमें याद ये नहीं करना है कि 8 के बाद में कितना परसेंट है, ये 8.7 है, ये 8.5 है, ये याद नहीं करना। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि ज्यादा कौन सी है, ज्यादा कौन सी है, तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा। ठीक है, ये चीजें थी। अब मैं आपको प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं, उससे पहले मैं आपको सारे के सारे आंकड़े एक बार समझा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझ लेना भाई। ठीक है, अब मैं आपको सारे आंकड़े एक साथ याद करवा देता हूं, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो तो आप चुटकियों में कर दोगे। सबसे पहले तो जो आपके आर्थिक विकास के सूचक हैं, जो आपके आर्थिक विकास के सूचक हैं वो आंकड़े अपने पढ़ने वाले हैं। आर्थिक विकास के जो सूचक हैं वो आंकड़े अपने यहां पर देखने वाले हैं। अब ये जो आर्थिक विकास के सूचक होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जीएसडीपी, यानी कि राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है वो। दूसरा इसमें आता है एनएसडीपी, ठीक है। तीसरा इसमें एनएसडीपी होती है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, जो कि जीडीपी में से मूल्यह्रास यानी जो डेप्रीशिएशन हुआ है उसको अगर अपने माइनस कर दें तो एनएसडीपी आ जाएगी। फिर तीसरा आंकड़ा इसमें आता है जीएसवीए का, है ना। जीएसवीए क्या होता है? जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो और किसी बुक से उनमें वैल्यू एडिशन करते हो, तो उसी प्रकार ये जीडीपी के अंदर एक वैल्यू एडिशन है जीएसवीए, जो कैसे निकालते हैं? जीडीपी में से टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। जो सरकार आपसे टैक्स प्राप्त करती है वो टैक्स जो है वो जीडीपी में से माइनस हो जाता है और जो सरकार सब्सिडी देती है वो प्लस कर दिया जाता है, तो जीएसवीए आ जाता है, ठीक है।
और इसके अलावा एक होती है आपके पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जो कैसे निकालते हैं, एनएसडीपी जो है उसको मध्य वर्षीय जनसंख्या से भाग करके निकाली जाती है। ठीक है, ये इनके सूत्र हैं जो आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक सेंस रखना है। सेंस कैसे रखना है वो आपको काम आएगा आगे। अब याद करने वाली चीज ये है कि जो स्थिर कीमतें हैं जो कि 2011-12 की है, और जो आपके प्रचलित कीमतें हैं यानी कि करंट प्राइस, ये तो कांस्टेंट प्राइस है, ये करंट प्राइस, इनके ऊपर ये जो आंकड़े हैं ये अपने देख रहे हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2025-26 को रिवाइज कर रहे हैं, तो 2025-26 के आंकड़े ही अपने यहां पर देख रहे हैं। और 2025-26 का मतलब है कि हम वर्ष 2025 की बात कर रहे हैं कि वर्ष 2025 के अंदर जीडीपी कितनी रही। ठीक है, अब यहां पर अगर अपने बात करें तो स्थिर कीमतों के ऊपर जो जीडीपी थी उसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, वो है आपके कि आपने 9 लिखा, और 9 कैसे आता है, 8 में 1 जोड़ के, तो 9.81 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपकी क्या है, जीडीपी है। जीडीपी कितनी है, 9.81 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर। ये बस एक याद कर लो, ये सारे मैं आपको एक झटके में याद करवा देता हूं। ठीक है, 9 कैसे आता है, 8 में 1 जोड़ के, तो 9.81 लाख करोड़ क्या है आपकी जीडीपी स्थिर कीमतों पर। अब अगर अपने प्रचलित कीमतों पर बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया था, प्रचलित कीमतों के लिए आपको इसको दोगुना करना है, तो 9 का दुगुना होता है 18, तो 18 पॉइंट ये लगभग 75 आएगा। बाद वाला तो आपके लिए इररिलेवेंट है, ऐसा मान लो आप, एक तरीके से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। 18 याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18.75 लाख करोड़ आपकी प्रचलित कीमतों पर जीडीपी है। ठीक है, ये याद हो गया, स्थिर याद किया, प्रचलित अपने आप याद हो गया। अब आते हैं एनएसडीपी पर। एनएसडीपी मैंने आपको पहले ही बता दिया, जीडीपी में से अगर आप मूल्यह्रास को माइनस कर दोगे, एनएसडीपी क्या था, जो जीडीपी थी उसमें से अपने जो मूल्यह्रास डेप्रीशिएशन होता है वस्तुओं का, ठीक है, अगर उसको अपने माइनस कर देते हैं तो आपके एनएसडीपी आ जाएगी। अब एक चीज यहां पर लॉजिकल जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एनएसडीपी जो है, क्योंकि जीडीपी में से अपने कुछ घटा रहे हैं, इसका मतलब एनएसडीपी जो है वो जीडीपी से कम होगी। ठीक है, ज्यादा कम नहीं होगी, इतना ज्यादा मूल्यह्रास भी नहीं होता है, लेकिन कम होगी। जैसे 9.81 लाख है तो ये 8 पे आ जाएगा, 9 एक कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8। अब दशमलव के बाद वाला क्या है वो आपको याद करने की नीड भी नहीं। फिर अगर अपने प्रचलित कीमतों पर बात करें तो यहां पर इसका दुगुना ही करना है, तो 8 का दुगुना हो गया 16। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एनएसडीपी को याद कर सकते हो कि जीडीपी से तो कम ही होगी। अगर एग्जैक्ट डाटा अपने को देखना है यहां पर, तो जो एग्जैक्ट डाटा है एनएसडीपी का वो 8.59 है और 16.85 है। 8.59 और 16.85 लाख। ठीक है, ये 75-85 ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ एक याद रखना है कि 8 है, 8 से स्टार्ट हो रही है एनएसडीपी। ठीक है, तो 8.59 लाख करोड़ रुपए जो क्या है एनएसडीपी है स्थिर कीमतों पर, प्रचलित पर उसका दुगुना कर दिया आपने 16.85 लाख करोड़। जीएसवीए की अगर अपने बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो जीएसवीए होता है, जीएसवीए, तो वो जीएसवीए कैसे निकालते हैं, जो जीडीपी होती है उसमें से सरकार जो आपसे टैक्स लेती है वो माइनस कर देते हैं, और जो सरकार आपको सब्सिडी देती है वो अपने प्लस कर देते हैं, तो जीएसवीए आ जाता। अब लॉजिकल बात ये है कि जीएसवीए के लिए जीडीपी में से कुछ माइनस कर रहे हैं और कुछ ऐड भी कर रहे हैं। इसका मतलब जीएसवीए जो है वो आपका एनएसडीपी से तो ज्यादा होगा, और जो आपके जीडीपी है इससे कम होगा, है ना, क्योंकि एनएसडीपी में तो सिर्फ घटा ही रहे थे, इसमें घटा तो रहे हैं साथ में कुछ जोड़ भी रहे हैं। इसका मतलब ये एनएसडीपी से तो ज्यादा होगा लेकिन जीडीपी से कम ही होगा। ठीक है, तो ये आपने यहां पर 8.59 था, जीडीपी कितनी थी 9.81, तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा 8.5 और 9.8 के, तो ये होगा लगभग 8 वाली लाइन में ही होगा, 8.7 आई थिंक, है ना।
8.79 लाख और 17.12, तो ये आपका हो जाएगा 8.7 लाख करोड़ रुपए। और प्रचलित कीमतों पर इसका 2 गुना करोगे तो 8.7 को अगर आप 2 गुना करोगे तो वो 17 तक पहुंच जाएगा, 16 तक नहीं आएगा। ठीक है, तो 17.12 लाख करोड़। ये है आपको एक डाटा याद करना था, ये बड़ा, वो भी नहीं करना। 9 कैसे याद होता है 8 में 1 जोड़ के, वो भी नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, बेसिकली सारे आपको एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर अपने यहां पर बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो देखो पर कैपिटा इनकम को आपको याद करना है। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो एनएसडीपी के अंदर जो मध्य वर्षीय जनसंख्या है उसका अपने भाग लगा देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अब इसको मैं आपको याद करवा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। पर कैपिटा इनकम, स्थिर कीमतों पर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, एग्जैक्ट डाटा याद करना पड़ेगा आपको, और प्रचलित कीमतों पर कितनी है। सिंपल सी बात है, ये 1 से स्टार्ट है तो ये 2 से होगी। ठीक है, 1 का दुगना क्या होता है 2, फिर इन दोनों के लास्ट जो डिजिट होगा वो 9 ही होगा दोनों में। ठीक है, और जो दूसरा डिजिट है वो 0 होगा। इतना याद हो गया, सिंपल। स्थिर कीमतों पर 1 से स्टार्ट हो रही है तो प्रचलित पर 2 से स्टार्ट होगी। लास्ट डिजिट दोनों में ही 9 है और दूसरा डिजिट दोनों में ही 0 है। अब यहां पर बचे हैं 3 डिजिट और। इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका ये है कि ये जो प्रचलित कीमतों वाला है ये तो क्योंकि ये करंट प्राइस है तो ये कांस्टेंट ही चलते हैं, तो 2 3 4 कांस्टेंट चले। ठीक है, क्रम में चले 2 3 4। अब जो स्थिर कीमतों वाला डाटा है उसको याद करने का तरीका है, वीरेंद्र सहवाग का जो हाईएस्ट स्कोर था टेस्ट के अंदर, वो भारत के लिए किसी भी खिलाड़ी का आज तक का हाईएस्ट स्कोर है, वो है 319। क्या है 319, तो वो यहां पर आप पुट कर दो 31, क्योंकि आगे 9 है तो एक कम कर दो 8 कर दो इसको बस। इस प्रकार से आप स्थिर कीमतों का एग्जैक्ट डाटा याद कर सकते हो, जो कि 1,31,89 रुपए है, और प्रचलित कीमतों पर 2,23,49 रुपए है। ठीक है, इस प्रकार से आप पर कैपिटा इनकम को भी याद कर सकते हो, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। ये आगे आपको काम आएगी जब अपने इसका भारत से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगर अपने बात करें, यहां पर आते हैं, ये तो हुए एग्जैक्ट डाटा। अब बात करते हैं इनमें वृद्धि दर वगैरह कितनी रही। देखो वृद्धि दर बहुत ही सिंपल है, जो जीडीपी है और जो एनएसडीपी है इन दोनों की वृद्धि दर सेम ही रही है, और जो जीएसवीए है और जो आपके पर कैपिटा इनकम है इन दोनों की वृद्धि दर सेम रही है। कैसे रही है तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर, 2 कीमतों पर वृद्धि दर देखते हैं। तो स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी की वृद्धि दर और एनएसडीपी की रही है वो 8% आपको याद करनी है, और प्रचलित कीमतों पर 10% याद करनी है। जीएसवीए और पर कैपिटा इनकम में आपको 7% और 9% याद करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको प्रचलित कीमतों के लिए 2% प्लस करना है बस ये आपको याद होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं, बस इसमें यह ध्यान रखना है एनएसडीपी की वृद्धि दर जीएसडीपी से क्या होगी, ज्यादा है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर अपने बात करें यहां पर, तो जो पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर है वो आपके जीएसवीए की वृद्धि दर से ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर जो है वो जीएसवीए से क्या है, ज्यादा। ये वृद्धि दर है। अब अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, और इसके अलावा एक कंसेप्ट और है। ठीक है ना, एक कंसेप्ट और है, वो है जीएफसीएफ का। जीएफसीएफ क्या होता है, तो सकल यानी कि ग्रोस स्थाई यानी फिक्स, पूंजी यानी कि कैपिटल, और निर्माण यानी फॉर्मेशन। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसको अपने बोलते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण। जो कैसे निकाला जाता है, जो आपके निस्तारित परिसंपत्तियां होती है, जो भी निस्तारित परिसंपत्तियां होती है उनमें से अर्जित जो परिसंपत्तियां होती है अगर उसको अपने माइनस कर दें तो जीएफसीएफ आ जाता है। और ये हमेशा ही प्रचलित कीमतों पर निकाला जाएगा। कैपिटलिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब जीएफसीएफ में आपको याद क्या करना होता है, एक तो प्रचलित कीमतों पर जो है वो जीएफसीएफ कितना है। प्रचलित कीमतों पर जीएफसीएफ को याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, जी और एफ। देखो जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे, एफ कितने पे आता है, 6।
इन दोनों के बीच में क्या आता है 5। तो जीएफसीएफ कहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से। और ये अपने जीएफसीएफ जो निकाल रहे हैं वो 2024-25 का निकाल रहे हैं। जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 2024-25 का है जीएफसीएफ का। तो यहां पर जो चॉइस है उसको रख लो आप यहां, तो चॉइस और फिर उसको आधा कर दो 12, ये आपका क्या आ जाएगा जीएफसीएफ आ जाएगा। 50 चॉइस 12, ये आपका जीएफसीएफ आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो जीएफसीएफ है ये आपकी जो प्रचलित नंबर राजस्थान की जीडीपी है जो मैंने आपको बताया कितनी है 18.75 लाख करोड़ रुपए है। ये इतने लाख करोड़ रुपए हैं और ये 18.75 लाख करोड़ रुपए जो राजस्थान की प्रचलित कीमतों पर जीडीपी है, इसका कितना परसेंट है जीएफसीएफ? तो इसका जीएफसीएफ है 29.5%। कितना है 29.5%। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर इसमें एक चीज और आती है कि जो जीएफसीएफ होता है इसके अंदर दो सेक्टर्स का योगदान होता है। एक होता है आपके निजी क्षेत्र का योगदान और एक होता है सार्वजनिक, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का योगदान इसमें होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि जीएफसीएफ कैपिटलिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इसमें निजी क्षेत्र का योगदान ज्यादा होगा। और कितना होगा 11 के गुणज में ही होगा, ध्यान रखना। जैसे 11 7 77, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ज्यादा किसका है तो 77.9 निजी क्षेत्र का और 22.0 समथिंग आपके सार्वजनिक क्षेत्र का है। ये आपके जीएफसीएफ में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान हो गया। फिर आपसे ये पूछेगा कि क्षेत्रवार बताओ कितना योगदान है जीएफसीएफ के अंदर, क्षेत्रवार योगदान कितना कितना है। तो इसमें कुछ फील्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लो आपके निर्माण एक क्षेत्र है, एक आपके यानी निर्माण यानी फॉर्मेशन, एक विनिर्माण है मैन्युफैक्चरिंग। तो निर्माण जो क्षेत्र है आपके वो पहले नंबर पे आएगा योगदान के अंदर, विनिर्माण आपके मैन्युफैक्चरिंग तीसरे नंबर। ठीक है, फिर दूसरे और चौथे नंबर पर क्या आएगा तो वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि देखो ये आपको जीएफसीएफ ये समझा दिया मैंने। इसके अलावा निजी क्षेत्र का योगदान कितना है, सार्वजनिक क्षेत्र का कितना है। अब ये जो क्षेत्रवार सर्वाधिक योगदान है इसमें सबसे निर्माण आएगा और तीसरे नंबर पर विनिर्माण आएगा। दूसरे और चौथे नंबर पर जो बड़े जैसे कि स्थावर संपदा है, आवासीय ग्रामों स्वामित्व है और व्यावसायिक सेवाएं हैं, ये चौथे नंबर पर विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं आएंगी। अब आप कहोगे कि कैसे याद करेंगे चौथे पर कौन सा आएगा और दूसरे पर, तो सिंपल है, जो अन्य होता है उसको हमेशा अपने लास्ट में रखते हैं। ये किस पे आएगा चौथे नंबर पे आएगा। इसके वर्ष यानी 2023-24 की तुलना में जीएफसीएफ में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें आपको एफ दिख रहा है, तो 1 यानी कि 11.81% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। ये आपका जीएफसीएफ था। इसके अलावा ये सारे आंकड़े मैंने आपको करवा दिए हैं, समझा दिए हैं सारे के सारे, है ना। इसमें जीडीपी की वृद्धि दर 8.6% है और 10.24 प्रचलित कीमतों पर है। इसी प्रकार से स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी की 8.9 है। बस आपको ये याद रखना है एनएसडीपी की ज्यादा है, तो यहां पर दुगनी हो जाएगी 10.48। फिर पर कैपिटा इनकम 7.76% है और इधर 9.32 है। जीएसवीए की तो 7-9 याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। 7.7 9.3 पर कैपिटा इनकम की। ठीक है, ये आंकड़े थे। अब अपने आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आप क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे कि प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 के अंदर राजस्थान में सकल स्थायी जो पूंजी निर्माण है जीएफसीएफ वो कितना रहा। तो जीएफसीएफ आपको मैंने बता ही दिया कैसे याद करना है। ठीक है ना, जीएफसीएफ जो है उसको याद करने का तरीका क्या है, जो एफ है वो आपके 6 पर आता है और जी आता है 7 पर, इन दोनों के बीच में आता है 5। ठीक है, तो ये 5 से ही स्टार्ट होगा। तो ये रहा 5 0 24 12, क्योंकि 2024-25 का पूछ रहे हैं तो यहाँ पर 24 ले लेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो ये आपका जीएफसीएफ है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि वर्ष 2024-25 के अंदर जो जीएफसीएफ है उसमें निजी क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि निजी क्षेत्र का योगदान जो है वो इसमें सर्वाधिक है, जो कि 77.9 के आसपास है, और सार्वजनिक क्षेत्र का 22.1। ठीक है, तो ये 77.97% हो गया। और ये जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का।
अगला प्रश्न ये है कि वर्ष 2024-25 के अंदर, ये 2024-25 नहीं है, ये आप 2025-26 करना है, इसको 2025-26 है ये, ठीक है। 2025-26 के अंदर स्थिर कीमतों के ऊपर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितना दर्ज किया गया। पहले तो आप प्रश्न को ध्यान से समझा करो, उसमें क्या कौन सी कीमतों पर पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्थिर कीमतों पर पूछा है तो आपको मैंने बता ही दिया, 9 कैसे बनता है, 8 में 1 प्लस करके, तो 9.81 लाख करोड़ रुपए क्या हो जाएगा आपका जीएसडीपी हो जाएगा। अगला सवाल आप करो, ठीक है, पोज कर लिया करो तुरंत। प्रचलित कीमतों पर 2024-25 नहीं, 2025-26 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर पूछी है, तो मैंने आपको बता ही दिया था, याद करने का तरीका, ठीक है। दो तीन चार और वीरेंद्र सहवाग का स्कोर, जिसमें ये कम कर देना है बस आपको, 318। ये स्थिर कीमतों पर है, ये प्रचलित कीमतों पर है, तो प्रचलित है। देखो यहां पर आपको मैंने क्योंकि कहा था एग्जैक्ट डेटा याद करना है, तो ये आपका एग्जैक्ट डेटा, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो अब यहां एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि जीएसवीए के अंदर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनका योगदान कितना है। देखो जीएसवीए आपको पहले ही समझा दिया क्या आंकड़े हैं जीएसवीए के। अब ये जो जीएसवीए के आंकड़े हैं, इनके अंदर अगर अपने 3 सेक्टर्स का योगदान देखें, एक तो कृषि क्षेत्र का योगदान, एक अपने उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा, और एक अपने सेवा क्षेत्र का योगदान देखना है, ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, 2 कीमतों पर ये योगदान अपने को देखना है, ठीक है। स्थिर कीमतों पर और प्रचलित 2 कीमतों पर अपने को ये योगदान देखना। इसमें आप अगर एक कोई आंकड़ा याद कर लेते हो तो ये सारे ही आंकड़े आप याद कर सकते हो। जैसे इसमें सेवा क्षेत्र जो है कांस्टेंट प्राइस पर स्थिर कीमतों पर देखते हैं, तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है जीएसवीए में वो 46 है। तो ये 46 तो आप याद कर ही लोगे, 2 एक जैसे हैं डिजिट, ठीक है। तो 46.46% सेवा क्षेत्र का योगदान है स्थिर कीमतों पर। अब जो उद्योग होता है वो हमेशा फिक्स है कि वो 28 पे आएगा राजस्थान में, अब तक यही देखा गया। तो 28 के आसपास जो परसेंटेज में आंकड़ा है वो आपके किसका है, उद्योग का है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो ये 28.21 है। कितना है, 28.21% है, ठीक है। अब जो 46.46 सेवा क्षेत्र का आपको याद है, उद्योग 28 से स्टार्ट होगा तो 28.21%। कृषि क्षेत्र का याद करने की नीड नहीं है, 100 में से इन दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो कृषि क्षेत्र का आंकड़ा आ जाएगा जो कि है 25.33%। ये आपके स्थिर कीमतों के आंकड़े हो गए। जीएसवीए के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, उद्योग क्षेत्र का कितना है, सेवा क्षेत्र का कितना है, ठीक है। अब जो आपके प्रचलित कीमतों के आंकड़े हैं उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल। जो कृषि क्षेत्र है उसमें तो कुछ भी प्लस करने की नीड नहीं है, 25 का 25 ही रहेगा, बस हल्का सा प्लस होगा क्योंकि प्रचलित कीमतें हैं तो ज्यादा होगा थोड़ा सा, 25, ठीक है। उद्योग क्या होता है आप ध्यान रखना, स्थिर कीमतों पर ज्यादा योगदान देता है, प्रचलित कीमतों पर कम योगदान देता है। तो 28 में से 2 माइनस हो जाएंगे, ये 26 पर आ जाएगा, ठीक है ना। 26 में भी कितना, तो 26.55%, 26.55%, 25.74 है क्या, हाँ 25.74, ठीक है। 26.55 उद्योग 2 माइनस हो जाएगा, लेकिन सेवा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो सेवा कितना बढ़ेगा, तो 1 से बढ़ा देना, 46 को 47 कर देना, 47.71% आपका सेवा क्षेत्र का योगदान हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक आंकड़ा याद करके बाकी सारे याद कर सकते हो लॉजिकल तरीके से। 46.46 ये भी याद हो सकता है इजीली सेवा क्षेत्र का, ठीक है। फिर उद्योग आपको पता है 28 पे रहेगा तो 28.21%, और फिर 100 में से माइनस कर दोगे तो 25.33 आ जाएगा कृषि का। प्रचलित कीमतों के लिए आपको कुछ प्लस ही करने हैं इनमें, जैसे सेवा क्षेत्र में आपको +1 करना है तो 47.71% हो जाएगा। उद्योग में माइनस होगा, मैंने आपको बता ही दिया, तो 26.55%। कृषि में ज्यादा प्लस होगा नहीं, उसी में ही रहेगा तो 25.74%, ठीक है। ये जीएसपीए के आंकड़े हैं आपके।
अब अगर उस प्रश्न की तरफ अपने चलें, अच्छा इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान, ये तो मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। अब अपने अगर यहां पर देखेंगे इस योगदान के अंदर वृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में हुई है, ठीक है, गत वर्ष की तुलना में 2000, ये तो 2025-26 के हैं, 2000 अगर अपने 24-25 की बात करें तो 2024-25 में इनका जितना योगदान था उसकी तुलना में वृद्धि कमी कहां पर हुई, ठीक है। तो जो सेवा क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, चाहे वो स्थिर कीमतें हो चाहे वो प्रचलित कीमतें हो। स्थिर कीमतों पर भी और प्रचलित कीमतों पर भी सर्वाधिक वृद्धि जो जीएसवीए के अंदर हुई है वो सेवा क्षेत्र के योगदान की हुई है। फिर सबसे कम वृद्धि किस क्षेत्र की हुई है, तो सबसे कम वृद्धि हुई है आपके कृषि क्षेत्र के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि सेवा क्षेत्र की, सबसे कम वृद्धि किसकी, कृषि क्षेत्र की, ठीक है। दो कंक्लूजन निकालिए कि सर्वाधिक वृद्धि सेवा क्षेत्र में हुई है, चाहे वो स्थिर कीमतें हैं चाहे वो प्रचलित कीमतें हैं। सर्वाधिक कमी कृषि क्षेत्र की हुई है, चाहे वो स्थिर कीमतें हैं चाहे वो प्रचलित कीमतें। फिर अगर अपने ये बात करें कि आप ये बताओ कि सर्वाधिक वृद्धि तो सेवा क्षेत्र में ही हुई है, नो डाउट, लेकिन आप ये बताओ स्थिर कीमतों पर ज्यादा वृद्धि हुई है या प्रचलित कीमतों पर, तो ऑब्वियस सी बात है प्रचलित कीमतों पर ही ज्यादा वृद्धि हुई होगी, तो प्रचलित कीमतों पर ही ज्यादा वृद्धि हुई। क्या ये आंकड़े याद करने की नीड है कितनी वृद्धि हुई है, नहीं, सिर्फ कंक्लूजन्स याद रखने हैं। जैसे 3 कंक्लूजन है यहां पर। एक कंक्लूजन ये है कि सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों दोनों पर। सबसे कम वृद्धि कृषि क्षेत्र में हुई है, चाहे वो स्थिर कीमतें हो चाहे वो प्रचलित कीमतें हो। फिर तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर ज्यादा किस पर हुई है, तो प्रचलित कीमतों पर वृद्धि ज्यादा हुई है, ठीक है। अब इस प्रश्न पे अगर अपने आए कि जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने % है, क्या पूछ रहा है, स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है। तो स्थिर कीमतों पर मैंने आपको बता ही दिया था 46 है, सीधा सीधा डाटा है। और प्रचलित कीमतों पर अगर आपसे पूछेगा तो 47.71 कर देना इसको, तो 46.46%, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर इनके जो उप क्षेत्र हैं उनका योगदान वगैरह कितना है। देखो मैंने आपको बताया कि जो कृषि क्षेत्र है उसका जीएसवीए में कितना योगदान है। सबसे पहली बात तो आपका जो जीएसवीए है ये मैंने आपको बता दिया था, स्थिर कीमतों पर जीएसवीए कितना है और प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए कितना है। स्थिर कीमतों पर जीएसवीए कितना था मैंने आपको बताया था, जीडीपी और एनएसडीपी के बिल्कुल बीच में आएगा, तो 8.7 लाख करोड़ रुपए अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। प्रचलित कीमतों के लिए दुगना करना है तो 17.12 लाख करोड़ आपका प्रचलित कीमतों पर था। अब इस इतने करोड़ में से एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है जीएसवीए, तो आपने बताया था कि स्थिर कीमतों पर तो 25.33% है और प्रचलित कीमतों पर कितना है 25.74%। प्रचलित कीमतों पर कितना है 25.74, तो निकालो इनके परसेंटेज। 8.7 लाख करोड़ रुपए का 25.33% निकालो और 17.12 लाख करोड़ का 25.74% निकालो, तो आपका कृषि क्षेत्र का जीएसवीए आ जाएगा। कृषि क्षेत्र का जीएसवीए आ जाएगा जो कि कितना होगा मैं आपको बता देता हूं। स्थिर कीमतों पर यह आंकड़ा आएगा आपके 2.23 लाख करोड़ रुपए। आप तो 2 याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। प्रचलित कीमतों पर मैंने आपको बता ही दिया, 2 गुना ही करना होता है, तो 4.41 लाख करोड़ रुपए। ये आपका आ गया जीएसवीए कृषि क्षेत्र का। अब अपने लिए जो काम का है वो है ये वाला प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए, जो कितना है 4.41 लाख करोड़। अब कृषि क्षेत्र की अगर जब अपने कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो कृषि क्षेत्र है ध्यान रखना इसके 4 उप क्षेत्र होते हैं। एक इसमें आता है पशुधन, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। दूसरा इसमें आता है क्रॉप्स यानी कि फसलें। तीसरा इसमें आता है आपके वानिकी और लॉगिंग, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, ठीक है, वानिकी और लॉगिंग। और जो चौथा इसके अंदर आता है वो आता है मत्स्यन, फिशरीज। ये 4 इसके उप क्षेत्र होते हैं कृषि क्षेत्र के।
तो ये जो प्रचलित कीमतों पर जीएसवी है कृषि क्षेत्र का, जो कि है 4.41 लाख करोड़ रुपए, इसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान है पशुधन का। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान है फसलों का, फिर आपके वानिकी और लॉगिंग और फिर मत्स्य का। कितना कितना तो सिंपल है याद करना, पशुधन का 49% है, 50 से एक कम, लगभग 50% योगदान तो पशुधन का ही है, बाकी तीन का मिलाकर 50% है। वही रोहित कोहली वाली बात है ना, कि 80% रन दोनों मिलकर बनाएंगे, बाकी 20% ही बनाएंगे। तो पशुधन 49% है। अगर अपने फसलों की बात करें तो फसलों का योगदान 42 है। अब ये 42 कैसे आता है भाई, सॉरी 49 कैसे आता है 42 में 7 ऐड करके, तो 7% वानिकी और लॉगिंग है। मत्स्य का फिर पॉइंट के अंदर होगा, 0.52 है शायद, है ना, 0.52 है क्या, 0.54 है ना, 0.54% आपके मत्स्य है। ये आंकड़े आपको याद करने हैं, बहुत सिंपल है। पशुधन का सबसे ज्यादा योगदान है 49%, फसलों का 42 है, वानिकी और लॉगिंग का तो आपको 42 में 7 ऐड करोगे तो 49 आएगा, तो 7%, और मत्स्य का 0.54। ये आपके आंकड़े हैं कृषि क्षेत्र के अंदर जीएसपीए के। अब यहां पर आपको एक चीज, ये तो मैंने आपको याद करवा दी, अब यहां पर एक चीज और भी आती है कि इनके अंदर वृद्धि और कमी किस हुई। तो सबसे ज्यादा जो इस उप क्षेत्र के अंदर देखने को मिली है वो पशुधन में देखने को मिली है, कितनी, 5% की। सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिली है वो पशुधन में ही देखने को मिली है, जो सबसे बड़ा 5%। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अपने सबसे कम वृद्धि या आप बोलो कि कमी कहाँ हुई है, तो एक ही ऐसा उप क्षेत्र है जहां पर कमी हुई है, और वो है आपके फसलें, क्रॉप्स। फसलों के अंदर कमी हुई है कितनी, 5% की, 5% की वृद्धि ही हुई है के अंदर, और 5% की ही कमी हुई है फसलों के अंदर। तो ये आपको सिर्फ इतना याद करना है कि पशुधन में 5% की वृद्धि हुई है और फसलों में 5% की कमी हुई है, बस। इसके अलावा ये कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें यहां पर, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जीएसवीए कितना है, ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको याद करवा दिया, जीएसवीए में योगदान। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चक्रीय वृद्धि कितनी हुई है कृषि क्षेत्र के जीएसवीए के अंदर, चक्रीय वृद्धि कितनी हुई है। तो ये आपको याद करना है, मैं आपको बता देता हूं। कृषि क्षेत्र के अंदर स्थिर कीमतों पर जो चक्रीय वृद्धि है वो 3% है, और प्रचलित कीमतों पर जो है वो 8% है। बस इतना याद कर लेना, यहीं से काम हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है चक्रीय वृद्धि या फिर जो चक्र वृद्धि जिसको अपने CAGR बोलते हैं, वो कितनी रही है कृषि क्षेत्र के अंदर। तो कृषि क्षेत्र के अंदर वो रही है 3% की स्थिर कीमतों पर, और 8% की रही है वो प्रचलित कीमतों पर। एग्जैक्ट डाटा याद करना है तो 3.8% याद करना स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर 8.1%। बाकी 3 और 8 से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों का अंतर भी याद रख पाते हो कि 5% का अंतर था दोनों में, तब भी आप इजीली उसको कर सकते हो। लेकिन आप 3-8 भी याद रह जाएगा, बहुत सिंपल है। क्या आपको ये वृद्धि दर याद करने की नीड है, तो ये आपको एक बार देख लेनी चाहिए। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थिर कीमतों पर तो 0.2% की ही वृद्धि हुई है, और प्रचलित पर 3% की। प्रचलित पर कितनी हुई है, 3% की, ठीक है। ये अब आते हैं प्रश्न के ऊपर कि वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र है उसके अंतर्गत किस उप क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है जीएसबीए के अंदर। किस उप क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है, तो मैंने आपको बताया कि पशुधन का रहा है कितना परसेंट, 49%, ठीक है। उसके बाद फसलों का रहा है 42%, वानिकी लॉगिंग का 7%, मत्स्य का 0.52%। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला भी एक अलग कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको समझाता हूं यहां पर। तो अब यहां पर अपने एक सेकेंड पूरा का पूरा आंकड़े जो है उनमें क्या क्या पढ़ चुके हैं वो लिख लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन में कवर ना हो वो भी मैं आपको करवा दूं। GFCF डन हो चुका है, ये पूरी टेबल डन हो चुकी है, ठीक है, आर्थिक विकास के सूचक वाली। इसके अलावा हाँ, ये पेंडिंग पार्ट है, इसको यहां लिख लेते हैं पेंडिंग। इस पे जब प्रश्न आएगा तब इसको करेंगे, नहीं आया तो अपने वैसे कर लेंगे, ठीक है। पेंडिंग पार्ट है ये, GDP भारत से तुलनात्मक अध्ययन।
फिर ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है, यहां पर ये भी हो चुका है। अब ये देखो फसल क्षेत्र का कितना है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। ये बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि अगर फसल क्षेत्र का 4.41 लाख जीएसवीए में अगर 49% पशुधन का है, 42% फसल क्षेत्र का है, तो आप इसको परसेंटेज निकाल के बताओ कितना आएगा। तो ये 1.88 लाख और ये 2.17 लाख करोड़ रुपए आएगा। इसको याद करने की नीड नहीं है, परसेंटेज ही ज्यादा पूछता है। अब यहां पर एक कंसेप्ट और है, वो पानी पीने के बाद समझेंगे। तब तक आप रिकॉल करो इतने सारे आंकड़े, वैसे तो एक एक दिमाग में छप रहा होगा। और अगर आपको इस क्लास से हेल्प हो रही है, आगे और भी क्लासेस आने वाली है रिवीजन की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने जीवीओ जो होता है, सकल मूल्य उत्पाद। एक क्या होता है जीवीओ, सकल मूल्य उत्पाद, यानी कि ग्रोस वैल्यू प्रोडक्ट। तो ये जो जीवीओ होता है, इसके अंदर पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा इसने पूछा है 2025-26 के अंदर। जो आपके पशुधन उत्पाद होते हैं, अब पशुधन उत्पाद क्या होते हैं, जो पशुओं से अपने को प्राप्त होते हैं, तो उनमें एक तो आता है दूध, एक आपके होता है मांस, एक आपके होते हैं अंडे, बाकी अन्य में डाल देंगे अपने, ठीक है। ये पशुधन उत्पाद होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये जो जीवीओ है, सकल मूल्य उत्पाद जो है, उसके अंदर इन पशुधन उत्पादों का योगदान कितना परसेंट रहा है 2025-26 में। तो बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा तो दूध का ही योगदान होगा, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लोग दूध ही पीते हैं, ठीक है। तो दूध का योगदान यहाँ पर जीवीओ में सबसे ज्यादा है, और दूध का योगदान 80% के आसपास है। तो इसको आप 79.6 याद कर लेना। सबसे ज्यादा योगदान किसका है, दूध का है, कितना 79.6%। फिर दूसरे नंबर पर जो आपके आते हैं वो अन्य आते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपके अन्य है वो आ जाएंगे, जो कि कितना है 12%। वो आप 79% याद रख लेना, ये आप 12% याद कर लेना अन्य को। तीसरे नंबर पर आता है मांस। मांस कितना है, दम है तो रोक ले, 7% वाला, थला फॉर रीजन, ठीक है। और आपके जो अंडे हैं वो, क्योंकि अंडे बहुत कम लोग खाते हैं, क्योंकि भारत में कार्ब्स ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं, तो 0.6% ही क्या है अंडों का योगदान है जीवीओ के अंदर। तो ये जीवीओ में पशुधन उत्पादों का परसेंटेज हिस्सा बताया गया है, ठीक है, 2025-26 में। सबसे ज्यादा दूध का है 79%, उसके बाद में अन्य आते हैं 12% में, और उसके बाद में मांस आता है 7%, और अंडे आते हैं 0.6%, ठीक है। अब आप प्रश्न की तरफ बढ़ो। प्रचलित कीमतों पर 2025-26 के अंदर जो जीवीओ है, उसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी रखने वाला पशुधन उत्पाद कौन सा है, तो ये आपके आ जाएगा दूध, जो कि 79% है, ठीक है। पोल्ट्री सहित जो मांस है वो कितना है आपके 7%। जो आपके अन्य वाला हिस्सा है, ये थोड़े से ऑप्शन गड़बड़ हो गई यहाँ पर, पॉइंट के अंदर है, ठीक है ना, 0.6% अंडों का है, ठीक है, और अन्य है 12%। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला जो है वो लैंड यूज से रिलेटेड है, भू उपयोग जो सांख्यिकी है उससे रिलेटेड है। अब ये भू उपयोग सांख्यिकी जो है बिल्कुल लेटेस्ट आई है, ठीक है, ये भी हो चुका है। अब ये जो भू उपयोग कि कितना भू उपयोग हो रहा है, लैंड को कितना यूज कर रहे हैं, उस आधार पर है, और किस काम के लिए यूज कर रहे हैं ये अपने को समझना है। देखो, जो भू उपयोग है वो अपने 2024-25 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जो सर्वे में दी हुई है। लैंड यूज या फिर भू उपयोग 2024-25 की जो है भू उपयोग सांख्यिकी अपने को देखनी है। सबसे पहले तो अपने को इसमें यह पता होना चाहिए कि राज्य जो है उसका कितना क्षेत्रफल है।
रिपोर्टिंग, राज्य का लैंड यूज के लिए कितना क्षेत्रफल रिपोर्टिंग है, राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्रफल कितना है। तो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है 343.43, 343.43, सीधा सीधा 343.43 लाख हेक्टेयर जो है आपके राज्य का क्या है, रिपोर्टिंग क्षेत्रफल है भू उपयोग के लिए। ठीक है, राज्य का रिपोर्टिंग क्षेत्रफल कितना है भू उपयोग के लिए, 343.43 लाख हेक्टेयर। अब इसमें सर्वाधिक कहां पर भू उपयोग होता है और न्यूनतम कहां होता है वो आपको समझना है, बस इतना याद कर लो, या फिर कोई 4 याद कर लो ऊपर वाले, वहीं से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक जो आपको पता ही है उपयोग कहां होता है, बोया, शुद्ध जो बोया गया क्षेत्रफल होता है, जहां बुआई होती है वहां सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जो आपके शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो आपके सर्वाधिक योगदान रखता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और जो न्यूनतम हिस्सा है इसके अंदर वो आपके उपवन भूमि का है, बगीचों वाली जो भूमि होती है वो न्यूनतम योगदान में शामिल होती है। ठीक है, ये तो पॉइंट के अंदर समथिंग होगी। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग 53% है। इसके अलावा इस बात को रिपोर्टिंग क्षेत्रफल पूछे तो 343.43 लाख हेक्टेयर है। फिर आपके अगर पूछ ले शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो वो 53% है। कितना है, 53%। फिर आपके उपवन भूमि या विविध वृक्ष फसलों और उपवन के तहत जो भूमि है वो आपके 0.1% ही है। कितनी है, 0.1% ही है। तो सबसे कम जो है वो यही है। अगर कुछ और आंकड़े यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा तो आपको पता चल गया कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है जो 53%। उसके बाद सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो उसके बाद में यहां पर 10.11% जो आपके है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है, 10.11%। तो आप इसको 10 ही याद कर लो। तो पहले नंबर पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 53%। दूसरे नंबर पर अब बो दिया, अब जहां पर बुआई हुई है, जहां बुआई नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, बंजर भूमि। तो दूसरे नंबर पर कृषि योग्य जो बंजर भूमि है वो आएगी, वो कितनी है, 10% है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर फॉरेस्ट्री आएगी, वानिकी आएगी, जो कि कितनी है, 8% है। तो ये ऊपर वाले 3 याद कर लो, यहां से ही काम हो जाएगा आपका। क्या क्या याद करना है, एक तो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल कितना है, 343.43 लाख हेक्टेयर। फिर उसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 53%। दूसरे नंबर पर कृषि योग्य आपके बंजर भूमि आती है। तीसरे नंबर पर यहां पर आपके आएगा, हाँ तीसरे नंबर पर आपके वानिकी आ जाएगी, फॉरेस्ट्री। और सबसे कम में क्या आ जाएगा, तो सबसे कम में आएगा आपके विविध वृक्ष फसलों और उपवन के तहत जो भूमि है वो 0.1% ही है, वो आपके न्यूनतम में आएगा। ठीक है, तो ये आपके लैंड यूज सांख्यिकी थी, ये अपने कंप्लीट कर ली सारी। ठीक है, अब ये आपको अलग अलग चैप्टर, जैसे कृषि वाले क्षेत्र के चैप्टर 1 के आंकड़े हैं, और जो पहले पढ़े थे वो चैप्टर 13 के आंकड़े थे, और बीच में ऐसे चैप्टर 2, 3, 7 के भी आंकड़े आएंगे। तो ये सारे आंकड़े एक साथ कंपाइल करके ही पढ़ रहे हैं, तभी आपको याद हो रहे हैं अच्छे से। चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो सारे गोड़ हो जाएंगे। क्या है कि जो सांख्यिकी है 2024-25 उसके अनुसार राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल किस श्रेणी के तहत है, तो ये आपके उपवन के तहत जो भूमि है उसका है। और सर्वाधिक किसका है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53%, और ये है कितना, न्यूनतम 0.1%। ठीक है, वानिकी का कितना बताया था, वानिकी का याद करो कितना बताया था, 8%। ठीक है, और 10% किसका है, कृषि योग्य जो बंजर भूमि है उसका, भू उपयोग के अंदर। अब अगला कंसेप्ट जो है वो भी जोत धारकों से रिलेटेड है। अब यहां पर आपको क्या क्या याद करना है ये ध्यान से समझ लेना। जो आपके जोत होती है, एक तो होती है जोत, आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जो कि 75% लोग हैं राजस्थान में, तो आप खेत में गए होगे तो वहां पे आपने सुना जोता जोगे आया। ठीक है, तो वो जोत यही होती है। ठीक है, तो जोत, और एक उसका होता है स्वामी यानी कि जोत धारक। और इसमें भी एक अल्टीमेट कंसेप्ट है महिला, कि महिला कितनी है, महिला जोत धारक कितनी है, ये कंसेप्ट अपने को पढ़ना है। जोत का क्षेत्रफल कितना है, यहां पर आपको सबसे पहले जो आंकड़ा पढ़ना है, पहली बात तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो आपके कृषि गणना जो 2015-16 है उसके ही हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ आंकड़े अपने पढ़ रहे हैं, कृषि गणना 2015-16, कृषि गणना
2015-16 के आंकड़े अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़े पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो आंकड़ा है वो आपके आता है कुल प्रचालित जो भूमि जोत है, कुल जो आपके कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। पहले तो ये बता दो कि भूमि राजस्थान कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार। ठीक है, फिर दूसरा इसके अंदर आता है भूमि जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है गणना के अनुसार, जो 2010-11 में ये जो भूमि जोत संख्या है इसके अंदर कितनी हुई है। ठीक है, ये दो आंकड़े आपको याद होने चाहिए। यहां पर अगर अपने बात करें भूमि जोतों की संख्या की, तो वो आपके लगभग 76.5 लाख आप याद कर लो। कितना है? 76.5 लाख है, 765। ठीक है, 765 ये तो है संख्या। अगर अपने बात करें गणना से जो 2010-11 में थी, उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई है इनमें, तो 11.14% की वृद्धि समान ही रहेगी। ऐसे 1114%, 1111 और वो 765, उल्टा चलना है, पीछे चलना है, 765, ये 11 समान ही रहेगी। तो वृद्धि कितनी है? 11.14% की। भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो 76.55 लाख। अब इसमें आते हैं अलग अलग कैटेगरी के किसान। जैसे एक होते हैं आपके सीमांत किसान, एक होते हैं आपके लघु किसान, एक होते हैं आपके अर्ध मध्यम। ये जो जोत का आकार होता है ना, उसके आधार पर डिवाइड होती है ये श्रेणी। उसके बाद क्या आते हैं? मध्यम। उसके बाद में आते हैं बड़े किसान। ठीक है ना, ये जोत के आकार के आधार पर डिसाइड होता है। अब यहां पर सवाल ये है कि ये जो 76.55 लाख टोटल भूमि जोतों की संख्या है, इसमें से सीमांत किसानों के पास में कितने हैं? तो सीमांत किसान सबसे ज्यादा है, इसमें 40% है भूमि जोतों की संख्या में। सबसे ज्यादा कौन से हैं? सीमांत किसान। अगर आपसे ये क्रम पूछ ले भूमि जोतों की संख्या में, तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले आपके सीमांत आएंगे, उसके बाद में आपके लघु आएंगे, फिर आपके बीच में ही आएगा, मध्यम बीच में आएगा। ये परसेंटेज याद रखने की नीड नहीं है। फिर आपके मध्यम आएंगे और फिर आपके बड़े किसान आएंगे। ठीक है, तो भूमि जोतों की संख्या में बड़े किसान तो कम ही होंगे, सीमांत ही ज्यादा होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो सीमांत सबसे ऊपर, फिर लघु, फिर अर्ध मध्यम, फिर मध्यम, फिर बड़े। ठीक है, बस सीमांत का परसेंटेज याद रख लेना, 40% है। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हुआ। फिर अगर आपसे ये पूछे कि इन भूमि जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो 11% की मैंने आपको पहले ही बता दी। अब ये जो वृद्धि हुई है, इसमें गत गणना की तुलना में अगर बात करें तो सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और जो मध्यम कैटेगरी है, ऊपर वाली जो 4 कैटेगरीज है, इनके अंदर तो क्या हुई है? वृद्धि ही हुई है। लेकिन जो बड़े किसान है उनके अंदर क्या हुई है? यहाँ पर कमी हुई है जोतों की संख्या में। कितनी हुई है? तो वही सेम 11.14% की कमी यहाँ पर भी देखने को मिली है। अब इस कमी का कारण क्या है? इस कमी का कारण है जो संयुक्त परिवार हैं उनका क्या हुआ है? विघटन हुआ है, जिसके कारण जो भूमि विखंडन है उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखो संयुक्त परिवार जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में, अब पहले जहां 6 लोग होते थे वहां पर बंट के कितने रह जाएंगे? 3 लोग, 2 लोग। इस प्रकार से जो संयुक्त परिवार है उसका जो विघटन हुआ है, उसके कारण भी जो भूमि विखंडन है उसमें वृद्धि हुई है ना, भूमि विखंडन बढ़ा है। इसका मतलब जो बड़े आपके किसान है उनके भूमि जोतों की संख्या में कमी देखने को मिली है, जिसका कारण है संयुक्त परिवारों का विघटन। ठीक है, ये भी कथन कारण में आगे एक प्रश्न आएगा। सारे ही प्रकार के प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में ज्यादातर वन लाइनर्स ही करेंगे, अगली क्लास में अपने मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, मैच द कॉलम भी करेंगे और कथन कारण भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले, ये जो जोतें थी, एक तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है संख्या कितनी है और उसमें गत गणना की तुलना में वृद्धि कितनी है। और फिर आपने इसमें दूसरा जो आपको आगे पढ़ना है वो है कि कुल जोत जो है ये, इनका क्षेत्रफल कितना है। कुल जोतों का क्षेत्रफल, जो टोटल जोत है कितनी है? 76.55 लाख। इन जोतों का क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना है? ये आपने संख्या तो बता दी कि 76.55 लाख टोटल जोते हैं, लेकिन इनका क्षेत्रफल कितना है फिर? तो इनका क्षेत्रफल है आपके 208 लाख हेक्टेयर। कितना है?
208 लाख हेक्टेयर। कितना है? 208 लाख हेक्टेयर। बस ये याद रख लेना, 208 लाख हेक्टेयर जो है कुल जोतों का क्षेत्रफल है। फिर अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो जोतों का क्षेत्रफल है इसमें गत गणना की तुलना में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो मैंने आपको यहां पर पहले ही बता दिया था, भूमि विखंडन बढ़ा है, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, तो जोतों का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी? 1.24% की कमी आपको याद करनी है। तो कुल जोतों के क्षेत्रफल में कमी देखने को मिली है जो कि 1.24% है। अब आपको चार डाटा याद करने हैं, मैं सिंपल सिंपल बता देता हूं। एक तो कुल प्रचलित जो भूमि जोत है उनकी संख्या कितनी है? 76.55 लाख है। फिर इन जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? तो संख्या में तो वृद्धि ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो संख्या में हुई है वृद्धि जो की हुई है 11% की। बस इतना याद रख लेना। फिर ये जो जोत थी 76.55 लाख, इनका क्षेत्रफल कितना है? 208 लाख हेक्टेयर। क्या इनमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है? तो मैंने आपको बताया संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है जिसके कारण भूमि विखंडन बढ़ा है, जिससे क्षेत्रफल में क्या हुई है? कमी हुई है। और कितनी हुई है? तो 1.24% की कमी हुई है। फिर और क्या याद करना है? तो इसमें आपको कैटेगरीज याद करनी है कि आपके जो किसान है वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। एक तो सीमांत किसान होते हैं, एक इसमें आपके लघु किसान होते हैं, एक आपके इसमें आते हैं अर्ध मध्यम, और फिर आते हैं मध्यम, और फिर आते हैं बड़े किसान। ठीक है, तो आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी थी कि जो भूमि जोतों की संख्या है उसमें सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम जो है इनके अंदर तो वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े जो किसान है वहां पर कमी हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि भूमि जोतों की संख्या में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो सीमांत के पास में है 40%। उसके बाद में ये क्रम फॉलो होगा। ठीक है, ये आंकड़े अब तक पढ़े हैं अपने। अब अगर आपसे पूछ ले कि ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है इसमें जो क्षेत्रफल में कमी हुई है 1.24% की, इसमें कुछ ऐसे हैं जहां पर वृद्धि भी हुई है, जैसे सीमांत किसान है, लघु किसान है, और जो अर्ध मध्यम जो तीन है उनके क्षेत्रफल में तो वृद्धि हुई है, लेकिन संख्या में संख्या भी उनकी वृद्धि हुई थी। दो ऐसे हैं क्षेत्रफल में कमी हुई है, बड़े और अर्ध मध्यम। वैसे तो जो मध्यम थे इनके भूमि जोतों की संख्या था, लेकिन कमी हुई है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि राज्य में जो प्रचलित भूमि जोत है उनका औसत आकार कितना है, एवरेज उनका आकार कितना है, भूमि जोतों का जो औसत आकार है, भूमि जोतों का जो औसत आकार है वो कितना है, तो वो आपके 2.73 हेक्टेयर का होगा। 2.73 लाख हेक्टेयर। और भूमि जोतों के औसत आकार में कमी कितनी हुई है, तो 11% की भी। औसत आकार में भी क्या हुई है? कमी हुई है 11% की। तो ये 1 और 11 आप याद कर लोगे तो वृद्धि कमी तो याद हो जाएगी आपको। ठीक है, अब एक आंकड़ा इसमें आता है वो है आपके महिला प्रचालित जोत धारकों का। आपके जो महिला प्रचालित जोत धारक हैं उसके अंदर बात करें तो कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो जोतों की संख्या आपके 7.7 लाख। कुल कितनी थी? 76.5 लाख। और इनमें महिलाओं की कितनी है? 7.7 लाख। फिर इन महिला जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? ध्यान रखना, वृद्धि हुई है 41% की। वहां कुल के अंदर कितनी वृद्धि हुई थी? 11% की। और महिला जोतों के अंदर जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 41% की। महिला जो जोत है उनका क्षेत्रफल कितना है? महिला जोतों का क्षेत्रफल अगर अपने देखें वो है आपके 16.5 लाख हेक्टेयर। वहां पर कितना था? 208 लाख हेक्टेयर। महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो इसमें हुई है वृद्धि जो की हुई है 24.44% की। कितनी हुई है? 24.44। वहां पर कमी हुई थी 1% की। तो लेकिन महिला जोतों के क्षेत्रफल में क्या हुई है? वृद्धि हुई है 24.44% की। तो इस प्रकार से आप ये सारे आंकड़े याद कर सकते हो। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूमि जोतों का औसत आकार कितना है, तो ये 2.73 लाख हेक्टेयर है। ठीक है ना, कितना है? 2.73 लाख हेक्टेयर। औसत आकार मैंने आपको बता दिया। एक सेकेंड,
अच्छा, भूमि जोतों का औसत आकार पूछा, लाख नहीं 2.73 हेक्टेयर ही होगा, ठीक है ना। भूमि जोत का एक जो भूमि जोत होती है उसका औसत आकार कितना है, वो कितने हेक्टेयर की होती है, तो वो 2.73 हेक्टेयर की होती है, ठीक है। फिर आता है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार जो आपके महिला प्रचालित भूमि जोत हैं उनकी कुल संख्या कितनी दर्ज हुई है, तो 7.7 आपको याद करने को बोला था। महिला समानता सर्वोपरि है तो 7.7, यहां भी क्रेडिट। 7.75 लाख ये आपके महिला प्रचालित भूमि जोतों की टोटल संख्या है, ठीक है। अगला जो आंकड़ा है वो आपके उत्पादकता से रिलेटेड है, तो ये मैं आपको बता देता हूं यहां पर उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े। अब देखो, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, दो आंकड़े यहां पर आपको पढ़ने हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। अगर यहां पर अपने बात करें प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन सी फसल के अंदर हुई है 2025-26 के अंदर, सर्वाधिक उत्पादकता किस फसल की है, तो वो है आपके गन्ना, यानी कि इसका उत्पादन सर्वाधिक होने की संभावना है। प्रोडक्टिविटी का यही मीनिंग है, ठीक है। तो गन्ना जो है उसकी उत्पादकता सर्वाधिक है, कितनी है, तो 76,000 केजी पर हेक्टेयर है, ठीक है। पर हेक्टेयर में 76,000 केजी गन्ने का उत्पादन हो सकता है। ये प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है कि गन्ना जो है इसकी सर्वाधिक उत्पादकता। न्यूनतम उत्पादकता किसकी है, कपास की है, जो कि 484 केजी प्रति हेक्टेयर है। अगर आपसे ग्वार की उत्पादकता पूछ ले तो ध्यान रखना 662 केजी प्रति हेक्टेयर है। ग्वार की क्यों याद करनी है, ग्वार की इसलिए याद करनी है क्योंकि इसमें राजस्थान जो है वो टॉप पर है इसके उत्पादन में। तो ये उत्पादकता से रिलेटेड आंकड़े हैं जिसमें आपको सिर्फ 3 चीजें याद करनी है। एक, सर्वाधिक उत्पादकता किस फसल की है, गन्ने की है, जो कि 76,000 के आसपास, ऐसे याद कर सकते हो। न्यूनतम उत्पादकता किसकी है, कपास की, कितनी है नहीं याद करनी। ग्वार की कितनी है, तो लगभग 662 केजी प्रति हेक्टेयर ग्वार की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है। अब अगर यहां पर अपने बात करें कि 2025-26 के अंदर राजस्थान में किस फसल की उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक दर्ज की गई, सर्वाधिक यानी कि 76,835 केजी प्रति हेक्टेयर, तो सर्वाधिक मैंने आपको बता दी गन्ने की ही उत्पादकता है, और न्यूनतम किसकी है, कपास की है। ग्वार की कितनी है, 662 केजी प्रति हेक्टेयर, ओके। ये चीज थी। अब यहां पर क्योंकि उत्पादकता पढ़ चुके हैं, अब अगला यहां पर आता है कि जो आपके कृषि फसलें हैं उनमें राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान कहां पर स्टैंड करता है। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको सारे समझा देता हूं। ये भी आपको ये पूरी टेबल एक साथ ही याद करवा देंगे। यहाँ आपको एक चीज तो ये याद करनी है कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जहां पर राजस्थान पहले स्थान पर है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जहां राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है, कौन कौन सी ऐसी फसल है जहां पर राजस्थान दूसरे स्थान पर है, और कौन सी ऐसी फसल है जिसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। दूसरे स्थान पर तो मूंगफली है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है, ये याद रख लोगे। क्योंकि पहले नंबर पर तो आपको पता ही है राजकोट सबसे फेमस है, गुजरात के अंदर है। तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में है, तो जिनमें प्रोटीन ज्यादा है, क्योंकि हम प्रोटीन में ही तो पीछे हैं। राबड़ी में प्रोटीन कोनी में, बाजरी में प्रोटीन कोनी में, ठीक है। तो जो प्रोटीन वाली फसलें हैं वहां पर राजस्थान तीसरे स्थान पर होगा, जैसे कि चना, दाल, सोयाबीन। तो इनके अंदर राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर होगा। ट्रिक क्या है, प्रोटीन वाली फसलें, प्रोटीन में हम पीछे हैं, ठीक है। तो चना, दलहन और सोयाबीन इनमें तीसरे स्थान पर है राजस्थान पूरे भारत में उत्पादन में, और मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। हालांकि मूंगफली बहुत खावा है राजस्थान वाला, लेकिन गुजरात वाला और भी आगे है। लूणकरण सिर को बोलते हैं क्या, राजस्थान का राजकोट है ना। तो मूंगफली के उत्पादन में दूसरे, बाकी जितनी भी फसलें बच गई उन सब में राजस्थान पहले स्थान पर है, जो इसमें दी हुई है टेबल में, ऐसा नहीं है बाकी सारियों में है।
एक तो आपके राई और सरसों, जो राई और सरसों है उसके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर बाजरा मोस्ट फेमस, तिलहन, टोटल जो तिलहन है उसमें, मोटे अनाज में, इसके अलावा ग्वार के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है। तो कौन कौन सी फसलें हैं? राई और सरसों, राई और सरसों में पहले स्थान पर है। इसके बाद में जो आपके मोटा अनाज है उसमें भी राजस्थान पहले स्थान पर है। कुल तिलहन के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है। ग्वार के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है। इसके अलावा आपके बाजरा है ना, बाजरा में पहले स्थान पर है। तो ये वो फसलें हैं जहां राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जिन फसलों में राजस्थान सेकंड और थर्ड है, वहां पर फिर फर्स्ट और सेकंड कौन है? कौन से राज्य फर्स्ट और सेकंड है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको याद करने की ट्रिक बताता हूं। मूंगफली में तो आपको पता ही है राजकोट सबसे फेमस है, तो गुजरात मेन यहां पर है कि यहां पर जब राजस्थान तीसरे स्थान पर है तो पहले और दूसरे पर कौन है? तो बहुत ही सिंपल, महाराष्ट्र है। बस एम एम याद रखना है, एम एम, पहले मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र, याद हो गया। बस इसके अलावा ये कुछ भी याद करने की नीड इतनी नहीं है, सिंपल। अगर आपको याद करने ही है तो सरसों के उत्पादन में पहले एमपी आएगा और फिर यूपी आएगा। उसी प्रकार बाजरे में पहले यूपी आएगा और फिर गुजरात आएगा। तिलहन में पहले एमपी आएगा और फिर गुजरात आएगा। मोटा अनाज में कर्नाटक दूसरे नंबर पर आएगा और यूपी तीसरे नंबर पर आएगा। ग्वार में हरियाणा दूसरे पर और तीसरे पर गुजरात। ठीक, अब आते हैं कि कितना परसेंटेज उत्पादन करता है राजस्थान इन फसलों का पूरे देश के उत्पादन में से। ठीक है, तो उसके अंदर अगर अपने बात करें तो सरसों का तो बिल्कुल फिक्स है 43, कितना 43। बाजरा कितना 41। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बाजरा का उत्पादन ज्यादा करता है या सरसों का करता है परसेंटेज में देश के कुल उत्पादन में? तो ये सरसों का ज्यादा करता है, ध्यान रखना। 43.43% योगदान है राजस्थान का सरसों उत्पादन में, और बाजरा उत्पादन में योगदान 41% है। इसके बाद में आपको एज सच याद करने की नीड नहीं है, बस आप एक ग्वार याद रख लेना जो कि 88.80% है। ठीक है, तो कौन कौन से आंकड़े याद करने हैं इसमें? तो 3 आंकड़े याद करने हैं। एक तो आपके आता है सरसों का उत्पादन भारत में कितना परसेंट है, बाजरा का कितना परसेंट है। तो इसमें सिंपल है, जो आपके सरसों है वो तो आपके है 43.43%, जो बाजरा है वो लगभग 41% है, और जो आपके एक आती है ग्वार सबसे ज्यादा 88% उत्पादन करता है। एक टाइप की मोनोपोली है राजस्थान की, ठीक है ना, ग्वार में। तो ये आंकड़े हैं। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर, आई थिंक आपको सारे क्लियर हैं। देश के कुल राई और सरसों उत्पादन में राजस्थान का कितना परसेंट योगदान है? तो ये मैंने आपको बता दिया 43.43%। ठीक है, ये 41.34 किसका है? ये बाजरा का है। चलो नेक्स्ट। अब आगे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड डाटा है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्या क्या डाटा है? तो ये आपके जो पशु गणना हुई थी 2019 के अंदर, पशु गणना 2019, उसके आंकड़े यहां पर सर्वे में मेंशन्ड है। जैसे राज्य का कुल पशुधन कितना है? तो 568 लाख है, जो कि देश के कुल पशुधन का कितना है? 10.60% है, जो कि क्षेत्रफल भी इतना ही है लगभग राजस्थान का, भारत का। ठीक है, तो 568 लाख जो है राजस्थान में टोटल पशुधन है। कितना है? 568 लाख, जो कि भारत का कितना है? 10.6%। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि टोटल कुक्कुट कितने हैं, मुर्गियां वगैरह कितनी है? तो वो 146 लाख है। कुक्कुट पक्षियों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 146 लाख है। अब इस पशुधन के अंदर अगर अपने बात करें देश के टोटल पशुधन में राजस्थान का योगदान कितना है? अगर अपने मवेशियों की बात करें तो मवेशियों में 7% है। मवेशियों में कितना है? 7%। फिर जो भैंस है वहां पर कितना है? 12% है। बकरियों में ज्यादा है, 14% होगा। भेड़ के अंदर 10% ही है, और ऊंट में सबसे ज्यादा है जो कि है 84%। तो ये आप याद कर लेना कि देश के कुल पशुधन के अंदर
सबसे ज्यादा योगदान जो है वो राजस्थान का ऊंट के अंदर है, जो कि है 84%। कितना है? 84%। इसके अलावा बकरियों का 14% दूसरे नंबर पर, फिर आपके भैंस आती है 12%, भेड़ आती है 10% और मवेशी आते हैं 7%। और यहां पर अगर अपने देखें तो देश के जो कुल पशु उत्पाद हैं उनके अंदर राजस्थान का योगदान कितना है 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार? तो दूध उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है 14% और ऊन उत्पादन में है 47%। ध्यान रखना, कितना है दूध उत्पादन में? 14% और ऊन उत्पादन में है 47%। कितना पशुधन का उत्पादन हुआ ये छोड़ दो आप भले। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कुल पशुधन का लगभग कितना % भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो 568 लाख जो है वो राजस्थान का पशुधन है, जो कि भारत का कितना है 10.6% है। कितना है? 10.6% है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2023-24 के दौरान देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना % रहा? तो दूध उत्पादन में तो 14% था और ऊन उत्पादन में था आपके 47%। ठीक है, तो 47.53% आपका हो जाएगा ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान। ठीक है, इसके अलावा अब अपने कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तरफ भी चलते हैं। ये उद्योग क्षेत्र की तरफ आगे, अब जो आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये प्रश्न आप ट्राई करो, तो मैं यहां लिख लेता हूं कि 14 तो अपने वो कर लिए वन लाइनर्स, 14 जो है वो वन लाइनर्स कर चुके हैं। अब आप प्रैक्टिस यहां करो अच्छे से, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। सब पढ़ा दिया आपको। प्रश्न है कि जीएफसीएफ जो है 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि प्रचलित कीमतों पर जीएफसीएफ जो है वो 50-24-12 करोड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जीडीपी का 29.53% है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी। तीसरा है कि गत वर्ष 2023-24 की तुलना में इसमें 11.81% की कमी दर्ज की गई है। कमी नहीं, इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कमी नहीं हुई है, क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन से कथन दिए? 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। ठीक है, आई होप आप सबका ये गलत ही हुआ होगा क्योंकि आपने इसको नोटिस ही नहीं किया होगा। ठीक है, अगला देखो, वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों के ऊपर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। जिसमें पहला दे रखा है ना, कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 25.33 है। पहले तो ये देख लिया करो कौन सी कीमतों पर पूछा है। स्थिर कीमतों पर पूछा है, 25.33 है। प्रचलित पर पूछ लेता तो 25 पॉइंट कितना हो जाता? 74। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.21 है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था स्थिर कीमतों पर 28 है, प्रचलित पर 26 हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का 46.46% है, बिल्कुल सही है। स्थिर कीमतों पर इतना ही है, प्रचलित पर 47.71 हो जाएगा। तो इसमें तीनों ही जो है आपके वो सही। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार जो आपके प्रचलित भूमि जोत के आकार हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सर्वाधिक संख्या जो है वो सीमांत जोतों की है, जो 40% दे रखी है, बिल्कुल सही है। सबसे कम संख्या बड़े जोतों की है, 4.69% दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। 2010-11 की तुलना में बड़े जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल गलत है। इसमें तो कमी हुई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी है, अब संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। तो जो बड़े जोत हैं उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई, उनमें क्या हुई है? कमी हुई है 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज की। ठीक है, तो कौन से कथन इसमें असत्य हैं? तो केवल 3 इसमें असत्य हो जाएगा। एक बार मैं बड़े जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनका परसेंटेज में मुझे कुछ डाउट सा क्यों लग रहा है। हाँ, 11.14% की कमी तो ठीक है, 4.69% है। ठीक है, 4 पॉइंट, ठीक है। तो असत्य पूछा था तो केवल 3। आगे चलते हैं।
अगला कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, तो इसको अपने बाद में करेंगे एक बार। या कृषि उत्पादन देख ही लें साथ में, हाँ देख लेते हैं। चलो कृषि उत्पादन के आंकड़े और देख लेते हैं। कृषि उत्पादन बहुत ही सिंपल है, आपको उत्पादकता मैंने बताया। अब बात करते हैं उत्पादन की। ठीक है, उत्पादन की अपने को बात करनी है। 2025-26 के जो आपके उत्पादन के आंकड़े हैं वो यहां पर देखने हैं, ये अच्छे से समझ लेना। उत्पादन की स्थिति अपने समझ चुके हैं, राजस्थान की क्या पोजीशन है, कहां पर उत्पादकता की बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ी सी उत्पादन की। उत्पादन की अगर अपने बात करें तो इसमें किन किन का उत्पादन देखने वाले हैं। एक तो अपने देखेंगे खाद्यान्न का, खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है। एक अपने देखेंगे कि कितना तिलहन उत्पादित हुआ है। एक अपने देखेंगे कि कितने कपास का उत्पादन हुआ है। एक अपने देखेंगे कितने गन्ने का उत्पादन हुआ है। ये चीजें अपने यहां पर देखेंगे, तिलहन, गन्ना, कपास, बस ये चार चीजें अपने को देखनी होती है उत्पादन के अंदर। अब ये जो खाद्यान्न होता है इसमें दो चीजें, आप क्या खाते हो। एक तो आप अनाज खाते हो, एक आप क्या खाते हो, दाल खाते हो। तो अनाज और दलहन दो चीजें इसमें शामिल होती है, अनाज और दलहन। ये लेटेस्ट आंकड़े देख रहे हैं उत्पादन के जो सर्वे में दिए। ठीक है, अनाज और दलहन दो कैटेगरीज हो जाएंगे। अब इसमें दो प्रकार से इसको देखा जाता है। एक तो तरीका इसमें यह होता है खरीफ और रबी का। एक तरीका क्या होता है, खरीफ और रबी के हिसाब से इसको देखते हैं। वो आपको याद करने की नीड नहीं है खरीफ और रबी का, आप डायरेक्ट डाटा याद कर लो कि खाद्यान्न टोटल कितना उत्पादित हुआ है। ठीक है, टोटल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है 2025-26 के अंदर। ठीक है, देखो टोटल खाद्यान्न उत्पादित हुआ है 283। कुल जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, खाद्यान्न वो हुआ है आपके 283, खाद्यान्न 283। इतना खाद्यान्न जो है आपके लाख मैट्रिक टन, 283.9 लाख मैट्रिक टन जो है खाद्यान्न उत्पादित हुआ है। आपको मैंने बताया खाद्यान्न के दो हिस्से होते हैं, एक होता है अनाज, एक होता है दलहन। आपको ये भी पता है कि अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है, दलहन का उत्पादन कम होता है। तो इन 283 में से अनाज कितना उत्पादित हुआ है 236, और दलहन निकालने की नीड नहीं है, माइनस कर देना 47। तो 236 याद रख लेना, 236 लाख मैट्रिक टन अनाज और 47 लाख मैट्रिक टन क्या हुआ है, दलहन का उत्पादन हुआ है। ठीक है, एक तो ये याद करना। फिर यहां पर अगर अपने बात करें गत वर्ष की तुलना में क्या हुआ है, तो गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्न में क्या हुई है, कमी हुई है। सिर्फ ये याद कर लेना कितनी हुई है, 8% की हुई है, बस इतना काफी है। ये तो बिल्कुल ही याद नहीं करना है। खरीफ रबी की क्या स्थिति है, छोड़ दो इसको, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो अनाज और दलहन की अगर अपने बात करें तो इसमें टोटल कितना खाद्यान्न उत्पादित हुआ है 283 लाख मैट्रिक टन, जिसमें से अनाज हुआ है 236 लाख मैट्रिक टन और दलहन हुआ है 47 लाख मैट्रिक टन। अब ये जो खाद्यान्न है इसमें क्या हुई है, कमी हुई है, जो कि हुई है 8% की। कितनी हुई है, 8% की आपके क्या हुई है, कमी हुई है गत वर्ष की तुलना में। ठीक है, खाद्यान्न क्लियर, बस आप इतना याद रख लो, खाद्यान्न में 8% की कमी हुई है। कमी वर्ड को अच्छे से याद करना, यहां कंफ्यूज करवाएगा वो आपको। 8% की क्या हुई है, कमी। अब आते हैं दूसरे आंकड़ों की तरफ, जिसमें एक आता है तिलहन। तो तिलहन तो सिंपल है याद करना, तिलहन का बहुत ही सिंपल है, 100 याद रख लेना। तिलहन कितना है, 100। तो 100 लाख मैट्रिक टन क्या है, तिलहन है। फिर अगर आपसे पूछ ले गन्ना कितना, जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, मैंने आपको बताया सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है, गन्ने की है। तो गन्ना जो है, क्योंकि गन्ने में 3 ही वर्ड आते हैं, गन्ना है ना, तो इसका 3 लाख मैट्रिक टन जो है आपके गन्ना उत्पादित हुआ है। 3.61 कर लो इसको, 3.61 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, फिर आते हैं कपास के ऊपर। तो कपास आपके आ जाएगा 17। कपास की यूनिट अलग है थोड़ी, गांठों के अंदर देखा जाता है इसको। कपास में आप 17 जो है वो याद रखना, 17.94 लाख गांठें जो वो उत्पादित हुई है। अब यहां पर बाकी सब में जो है वो वृद्धि देखने को मिली है, बस एक जो है आपके
कमी हुई है गन्ने के उत्पादन में। कमी किसमें हुई है? गन्ने के उत्पादन में। ठीक है, ये आंकड़े हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वृद्धि कमी का आपको याद रखना है कि जो वृद्धि हुई है वो सबसे ज्यादा खाद्यान्न में हुई है 8% की। ठीक है, उसके बाद में तिलहन में भी वृद्धि हुई है, कपास में भी वृद्धि हुई है, लेकिन जो गन्ना है उसके अंदर गन्ने के उत्पादन में क्या हुई है? कमी हुई है। उत्पादन कितना है गन्ने का? 3.61 लाख मैट्रिक टन। कपास का कितना है? 17.94 लाख गांठ है। ठीक है, तिलहन का 100 लाख मैट्रिक टन। बाकी सब में यहां पर वृद्धि हुई है, बस एक गन्ने में क्या हुई है? कमी। बस इतना ही याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। अब आते हैं प्रश्न की तरफ कि कुल 2025-26 की बात कर रहा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 283.98 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है, उसमें रबी का हिस्सा खरीफ से अधिक है क्या? ठीक है, रबी, क्योंकि रबी के अंदर फसलें ज्यादा होती है खरीफ की तुलना में। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि इसको लॉजिकल तरीके से अगर आप याद करोगे तो खरीफ जो वर्ष होता है उसमें फसलें कम होती है, रबी वर्ष में फसलें ज्यादा होती है। आपने जब याद की होगी तो खरीफ की फसलें कम दिखती है, रबी की फसलें ज्यादा है। तो जो रबी के अंदर उत्पादन होता है वो खरीफ से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो ये एक आप कंक्लूजन याद कर सकते हो कि रबी का उत्पादन ज्यादा होता है खरीफ से। ठीक है, तो यहां पर रबी का हिस्सा खरीफ से अधिक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा है, कुल तिलहन उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 7.18% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही। 7%, 8% खाद्यान्न में वृद्धि है, उसके बाद में 7% तिलहन में वृद्धि हुई है। गन्ने के उत्पादन में 22% की वृद्धि नहीं हुई, गन्ने के उत्पादन से उल्टा कमी हुई है। गन्ने के उत्पादन में कमी हुई है, और कितनी कमी हुई है तो वो भी मैंने आपको बताया था। कितनी कमी हुई है? 22.37% की। 22.37% की इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सत्य कथन पूछे 1 और 2। 22.37% की कमी हुई है गन्ने में, ध्यान रखना। तो ये 4 प्रश्न हो गए। अब ये खनिज वगैरह यहां पर नहीं करेंगे एक बार, ठीक है। पर्यटन क्षेत्र, IIP, STG, राजकोषीय प्रबंधन, सड़क सांख्यिकी, क्या है ये? कृषि उत्पाद। हाँ, ये रहे। एक प्रश्न ये कर लेते हैं यहाँ पर कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। कृषि उत्पाद दिया हुआ है, देश के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछा है उनका। तो मैंने आपको बताया बाजरा के अंदर जो है राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है, मूंगफली में दूसरे स्थान पर, और चने के अंदर चना, सोयाबीन और जो दलहन है उसमें तीसरे स्थान पर है। तो बिल्कुल सिमिलर जो है वो आपके हो जाएंगे। ये प्रश्न आप करें कथन कारण वाला कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान के अंदर भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% की जो है कमी दर्ज हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। औसत आकार में इतनी ही कमी हुई है। संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण राज्य में भूमि विखंडन बढ़ा है, जिस कारण से ये कमी हुई है। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, और उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सही व्याख्या भी करता है। आंसर क्या है इसका? ए। ठीक है, तो अब ये तो थे आपके एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड, और कुछ आर्थिक विकास के सूचक भी अपने पढ़ लिए। कितने प्रश्न हो गए? 14 और 4, 18 और 1, 19। कुछ और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। चलो, उद्योग वाले आंकड़े भी देखते हैं। ये तो कृषि के रिलेटेड आंकड़े हो गए। अब आते हैं उद्योग क्षेत्र के ऊपर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपके, चलो उद्योग और सेवा भी कंप्लीट कर ही लेंगे साथ में। तो मैं आपको सिंपल बताया था कि आपका जो GSVA था, जो कि स्थिर कीमतों पर कितना था GSVA, तो जो GDP और NSDP उसके बिल्कुल बीच में था, 8.7 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये तो था स्थिर कीमतों पर। प्रचलित के लिए आपको इसका दुगुना करना था, 17.12 लाख करोड़। इस GSVA में एग्रीकल्चर सेक्टर का तो सारा पढ़ चुके हैं। उद्योग क्षेत्र की अगर अपने बात करें यहां पर कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसका कितना % योगदान है, तो उद्योग क्षेत्र की यहां पर अगर अपने बात करें तो उद्योग क्षेत्र जो है उसका स्थिर कीमतों पर GSVA में योगदान कितना था?
सेवा क्षेत्र का कितना था वो भी अपने देख लेंगे। उद्योग क्षेत्र का मैंने आपको बताया था 28.21% तो स्थिर कीमतों पर था और प्रचलित कीमतों पर 26 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, सेवा क्षेत्र की अगर अपने बात करें तो 46.40% स्थिर कीमतों पर था, प्रचलित कीमतों पर 47.71% था। ये 26.3 के आसपास होगा शायद, है ना, 26.5। ठीक है, ये चीज है। अब आपसे वो ये पूछेगा कि ये जो है 28.21%, अगर 8.71 लाख का 28.21% निकालें तो कितना आएगा, 17.12 लाख का अगर अपने 26.5% निकालें तो कितना आएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सा है, मैंने आपको उसमें भी बताया था, कृषि वाले में 2.23 आया था और उसका दुगुना किया तो 4.41 लाख आया। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी उद्योग क्षेत्र का जो जीएसवीए है वो आएगा आपके 2.48 लाख। सिंपल सी बात है कि अगर कृषि वाला 25% है और उद्योग वाला 28 है तो ये बस थोड़ा सा ही ज्यादा होगा उद्योग क्षेत्र वाला, तो 2.23 से आपको यहाँ पर 2.48 तक आना है, और ये अगर 4.41 है तो ये 4.54 हो जाएगा, बस सिंपल। फिर अपने वहां पर चक्रीय वृद्धि याद की थी कि 3% कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर वृद्धि हुई है और 8% प्रचलित कीमतों पर चक्रीय वृद्धि हुई है। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो चक्रीय वृद्धि यहां पर 4 और 8 हो जाएगी, बस आपको एक प्लस ही करना है, तो ये 4% चक्रीय वृद्धि, प्रचलित कीमतों पर 8 ही रहेगी। 8.9 वैसे 9 के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन 8.9 याद कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। 4% स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर 8.9% आपके चक्रीय वृद्धि। अगर सामान्य वृद्धि की बात करोगे तो 7% और 6%, 7% 6% ये सामान्य वृद्धि है, लेकिन चक्रीय वृद्धि इंपॉर्टेंट है, 4% और 8.9%। ओके, योगदान तो आपको याद ही है। अब आते हैं कि उद्योग क्षेत्र जो है इसके उप क्षेत्र भी होते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्र थे वैसे उद्योग क्षेत्र के भी उप क्षेत्र हैं। तो जो उद्योग क्षेत्र है इसके उप क्षेत्र जो है उनका योगदान कौन कौन से हैं, जैसे खनन और उत्खनन है, विनिर्माण है, विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं हैं, और निर्माण क्षेत्र है जो जीएफसीएफ में भी आपको बताया था। इनका योगदान वगैरह कितना है, जो आप प्रचलित कीमतों पर देखते हो, प्रचलित कीमतों पर जो कि 4.48 लाख जीएसवी है उद्योग क्षेत्र का, उसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो उद्योगों में सबसे ज्यादा योगदान आप सबको पता है मैन्युफैक्चरिंग का होता है, विनिर्माण का होता है। किसका होता है, विनिर्माण का होता है, जो कि है लगभग 40.5%, 40.5%। दूसरे नंबर पर आएगा निर्माण क्षेत्र, फॉर्मेशन सेक्टर, निर्माण क्षेत्र जो कि है 35%। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर, क्योंकि 40 और 30 70 और 5 75 तो यही हो चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए 25, लेकिन दोनों समान समान ही रहेंगे, 25 12 12 24। खनन और उत्खनन 12.42% और विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं, मैंने आपको बताया अन्य हमेशा लास्ट में आएगा, तो यहां पर भी लास्ट में ही ये योगदान है बेसिकली। उद्योग क्षेत्र के उप क्षेत्रों का अगर अपने देखें तो सबसे ज्यादा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है, जो कि है 40.5%। कितना है, 40.5%। फिर आपसे पूछे दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर निर्माण है, उपसर्ग हटा दो बस, 35%। तीसरे नंबर पर खनन और उत्खनन आ जाएंगे आपके, जो कि है 12%, लेकिन 12 में भी ये कितना है 12.42, कितना है 12.42% है। ठीक है, ये उद्योग क्षेत्र का योगदान है उप क्षेत्रों का। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि स्थिर मूल्यों पर वृद्धि कितनी हुई है इनके अंदर, वृद्धि कमी, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपके जो आपके विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं वाला जो सेक्टर है, जो आपके ये उप क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और कमी कहां पर हुई है, तो कमी हुई है खनन और उत्खनन के अंदर। अगर आपसे यही सेम आपने कृषि क्षेत्र में भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आपके पशुधन में, और सबसे जो कमी हुई है वो कहां पर हुई है, फसलों में। उसी प्रकार यहां पर भी सेम ही है कि जो वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा वो हुई आपके विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में,
और जो कमी हुई है वो हुई है आपके खनन और उत्खनन के अंदर। ठीक है, ये आंकड़े हैं, बस इतने याद करने, योगदान सारे याद करने, यहां पर सिर्फ सर्वाधिक और न्यूनतम याद करना है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या है कि प्रचलित कीमतों पर 2025-26 के अंदर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान देने वाला उप क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण, जो कि है 40.5% का योगदान देता है। निर्माण का कितना है? 35%। खनन और उत्खनन का कितना है? 12.42%। विद्युत गैस जलापूर्ति का कितना है? 12%। अब आते हैं निर्यात के ऊपर। यहां पर राजस्थान में निर्यात की क्या स्थिति है? ठीक है, तो राजस्थान टोटल कितना निर्यात करता है? देखो, व्यापार जब अपने ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड के अंदर दो चीजें होती है, व्यापार के अंदर दो चीजें शामिल होती है, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो निर्यात है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो चीजों को। निर्यात ये आपकी जो जीडीपी है उसमें वृद्धि करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, इसलिए आप जितनी भी आप स्कीम्स देखते हैं वो निर्यात को बढ़ावा देने की होती है, आयात को बढ़ावा देने की नहीं होती है। कितनी चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं ये नहीं, निर्यात कितनी कर रहे हैं हम। तो राजस्थान ने टोटल निर्यात कितना किया है, एक तो ये आंकड़ा है। 2024-25 के दौरान राजस्थान ने टोटल 97,171.66 करोड़ का निर्यात किया है। तो आप तो इसको ऐसे याद रख लेना, 97,000 करोड़ रुपए का राजस्थान ने क्या किया है? निर्यात किया है। 97 जो है, इसको याद वैसे भी कर सकते हो, जो निर्यात है ऐसे यानी कि 90 वाली लाइन के अंदर ही होगा। तो 97,000 करोड़ रुपए क्या है? आपका निर्यात है। आगे याद करना चाहो तो 97,171.66 करोड़ रुपए है, पर 97 अगर आपको याद रह गया तो भी आपका प्रश्न तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो टोटल निर्यात कितना किया राजस्थान ने 2024-25 के दौरान? 97,171.66 करोड़। अब इसमें सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा कौन सी चीजों का एक्सपोर्ट हम रहे हैं? तो उसके इंजीनियरिंग गुड्स होती है, जो इंजीनियरिंग वस्तुएं होती है वो अपने सबसे ज्यादा कर रहे हैं। उसके बाद में आपको पता है सीतापुरा के अंदर जेम्स और ज्वेलरी, तो दूसरे नंबर पर आपके रत्न और आभूषण आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर आपके धातु आ जाएगी, चौथे नंबर पर आप भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी को ले लो, और पांचवें नंबर पर जहां राजस्थान फेमस है हस्तशिल्प, वो आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम किस चीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इंजीनियरिंग गुड्स का, इंजीनियरिंग वस्तुओं का। दूसरे नंबर पर हम कर रहे हैं रत्न और आभूषण का, तीसरे नंबर पर कर रहे हैं धातुओं का, चौथे नंबर पर कर रहे हैं टेक्सटाइल का, वस्त्र का, और पांचवें पर हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प। अगर अपने बात करें इन पांचों वस्तुओं का जो निर्यात में योगदान है वो 67% से भी ज्यादा है, 67% से भी ज्यादा है। यानी इसके अलावा जिन जिन वस्तुओं का निर्यात हो रहा है वो 33% भी नहीं है कुल निर्यात में। ये बात है कि सबसे ज्यादा निर्यातित वस्तुएं यही है, 67% से भी ज्यादा। सबसे पहले इंजीनियरिंग गुड्स आएंगी, उसके बाद में रत्न और आभूषण, फिर धातु, देन वस्त्र और फिर हैंडीक्राफ्ट। इसके बाद अगर अपने खनन क्षेत्र की भी बात करें, चलो एक सेकेंड, वर्ष 2025 के दौरान राजस्थान से होने वाले कुल निर्यात का मूल्य कितना था? तो मैंने आपको बताया, नए वाली अगर आपको 9 वाली लड़ी याद रह जाती है तो क्या प्रश्न कर दोगे, 97,171.66 करोड़। चलो नेक्स्ट, अगला जो कंसेप्ट है वो है आपके मिनरल्स का, खनन क्षेत्र का। राजस्थान में खनन क्षेत्र की क्या स्थिति है? देखो, ये आंकड़े तो आपको पता ही है, ज्योग्राफी में पढ़े ही होते हैं। अपने राजस्थान में टोटल 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का ही उत्पादन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा यह है कि 2024-25 के दौरान राज्य के अंदर टोटल 34 जो प्रधान खनिज ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। ये प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कितने
प्रधान यानी मेजर जो खनिज ब्लॉक्स होते हैं, मिनरल ब्लॉक्स होते हैं, उनकी नीलामी की गई है ना। कितने की गई है? 34 की गई है। सीधा सीधा याद रखना, 34 प्रधान खनिज ब्लॉक्स जो है उनकी नीलामी की गई है। ये कोई खास आंकड़ा है नहीं। कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? लगभग 6000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है खान और विज्ञान विभाग है राजस्थान का उसको। इसके अलावा कुछ ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान को मोनोपोली प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है। यानी कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। ऑलमोस्ट एकमात्र उत्पादन राजस्थान ही करता है, बाकी किसी भी स्टेट में उनका उत्पादन नहीं होता है, ना के बराबर उत्पादन होता है। कौन कौन से ये खनिज हैं? तो इसके अंदर एक तो आते हैं आपके कैल्साइट, एक आता है आपके सिल्वर, एक होता है जिप्सम, नेचुरल जिप्सम जो होता है, एक आपके जिंक अयस्क होता है, इसके अलावा सेलेनाइट है और एक वोलेस्टोनाइट है। याद करने का तरीका क्या है? दो तो से ही हैं, एक सिल्वर और एक सेलेनाइट। दो आपके जैसे हैं, एक जिप्सम और एक जिंक अयस्क, और एक आपके कैल्साइट और वोलेस्टोनाइट, इट लगेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये आपके जो 6 हैं उनमें राजस्थान एकमात्र है। कैल्साइट और वोलेस्टोनाइट, सिल्वर और सेलेनाइट, नेचुरल जिप्सम और जिंक अयस्क। इसके बाद अगर अपने देखें तो देश के खनिज संसाधनों में राजस्थान की स्थिति, जहां पर 80% से भी अधिक उत्पादन राजस्थान करता है, जैसे कि पोटास। हनुमानगढ़ के अंदर आपने पढ़ा होगा, अभी लेटेस्ट के अंदर खुदाई स्टार्ट हो चुकी है। पोटास का 94% उत्पादन राजस्थान में, 94%। सीसा और जस्ता में 89%। ठीक है, चांदी के अंदर 88%, वोलेस्टोनाइट में 88%, जिप्सम में 82%, गेरू के अंदर 81%। ये स्थिति है। ठीक है ना, 80% से अधिक कौन कौन से हैं? पोटास है 94%, फिर सीसा जस्ता है, चांदी है, वोलेस्टोनाइट है, जिप्सम है और गेरू। प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक है? एकमात्र उत्पादक किसका है? तो मैंने आपको नहीं है। ठीक है, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, जिप्सम। ये कैसा प्रश्न है? वोलेस्टोनाइट, कैल्साइट और वोलेस्टोनाइट तो है ही, नेचुरल जिप्सम भी है। ये तो प्रश्न ही गलत हो गया। कैल्साइट भी है, वोलेस्टोनाइट, ठीक है, सिल्वर भी है, सेलेनाइट में, नेचुरल जिप्सम भी है, जिंक अयस्क भी है। तो आई थिंक इसमें वोलेस्टोनाइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जिप्सम जो है वो संश्लेषित भी हो सकता है। नेचुरल जिप्सम लगे तो नेचुरल जिप्सम में राजस्थान जो है वो एकाधिकार प्राप्त है। ये भी गलत है लिखा हुआ, एकमात्र। इसके बाद अगर अपने यहां पर बात करें कि क्रूड ऑयल और गैस, अब अपने देखते हैं राजस्थान में कितना क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है, कच्चे तेल का कितना उत्पादन होता है, और कितना नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैस जो होती है इनका कितना उत्पादन होता है, कच्चा तेल कितना उत्पादित होता है और प्राकृतिक गैस कितनी उत्पादित होती है। तो इसमें आप सबको पता है दो टाइप की चीजें होती है, एक होती है ऑन शोर और एक होती है ऑफ शोर। एक तो होती है तटीय और एक होती है अपतटीय। अगर अपने बात करें देश के अंदर जो ऑन शोर प्राकृतिक गैस उत्पादन है, जो आपके ऑन शोर यानी कि तटीय जो प्राकृतिक गैस उत्पादित होती है, उसके अंदर राजस्थान जो है वो आपके सेकंड नंबर पर आता है। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान सेकंड नंबर पर है पूरे देश में ऑन शोर के अंदर। ठीक है, तेल के अंदर अगर अपने बात करें तो भारत के अंदर टोटल जो क्रूड ऑयल उत्पादित होता है उसमें राजस्थान का योगदान 12% है। राजस्थान का कितना है? 12%। अगर आपसे पूछ ले भारत में कितना कच्चा तेल उत्पादित होता है तो 28.70 MMPTA। देखो मैं आपको दो तीन चीजें समझाता हूं। एक तो क्रूड ऑयल, भारत के अंदर कितना क्रूड ऑयल उत्पादित होता है तो 28.70 MMPTA, ये क्रूड ऑयल को मापने की इकाई है। ठीक है ना, इतने MMPTA जो है भारत के अंदर क्रूड ऑयल उत्पादित होता है, कच्चा तेल उत्पादित होता है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में कितना होता है तो 3.42 MMPTA।
3.42 MMPTA जो है वो राजस्थान के अंदर उत्पादन है। ठीक है, राजस्थान में कितना उत्पादन हो रहा है? 3.42 MMPTA, और भारत में कितना होता है? 28.70 MMPTA। अब ये आपसे परसेंटेज पूछेगा कि भारत का कितना परसेंट है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये लगभग 12% है। भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन का राजस्थान कितना परसेंटेज करता है? 12% उत्पादन करता है। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल गैस के अंदर सेकंड स्थान पर भी है राजस्थान, ये आंकड़े अब तक बात हुई है। फिर आता है कि कितनी नेचुरल गैस का उत्पादन करता है राजस्थान। क्रूड ऑयल की तो बात होगी, नेचुरल गैस का कितना उत्पादन करता है? तो नेचुरल गैस को मापते हैं MMSCM के अंदर। ठीक है, और कितनी नेचुरल गैस है? तो ये लगभग रेंज के अंदर है, 2.60 से 2.95 की रेंज में। ये आपको याद करने की नीड नहीं है, सच लगभग वाले आंकड़े इतने काम के नहीं होते। वर्तमान के अंदर तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों से कितना उत्पादन हो रहा है? तेल और गैस टोटल मिलाकर अगर अपने बात करें तो यहां पर लगभग 57,000 से लेकर 59,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। 15 जो तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी और अदर आते हैं, उनसे कितना उत्पादन हो रहा है? 57,000 से लेकर 59,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन यहां से हो रहा है। तो यहां से अगर आपसे पूछ ले कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अंदर टोटल उत्पादन कितना है दिसंबर 2025 तक, तो क्रूड ऑयल का तो आपको पता है 22.5 लाख मैट्रिक टन है, और प्राकृतिक गैस का 825 MMSCM है। अगर आपसे पूछ ले कि क्रूड ऑयल से संबंधित बेसिन कौन सा है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन है। प्राकृतिक गैस से रिलेटेड दो हैं, एक तो जैसलमेर बेसिन है और एक आपके बाड़मेर सांचौर भी है। कौन उत्पादन कर रहा है? तो कच्चे तेल का तो कैसे कच्चा और कैसे केयर्न इंडिया लिमिटेड। प्राकृतिक गैस के अंदर बहुत सारे हैं, केयर्न वेदांता लिमिटेड है, फोकस एनर्जी है, ONGC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये सब आपके प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रही है। इसके अलावा अगर अपने यहाँ पर बात करें तो वर्ष 2025-26 के अंदर जैसलमेर के अंदर जो बागे वाला क्षेत्र है, वहां से लगभग कच्चे तेल का निष्कासन किया गया। कितना? 2.04 लाख बैरल जो है हैवी जो क्रूड ऑयल होता है, भारी जो कच्चा तेल होता है, उसका निष्कासन जो वो किया गया। जैसलमेर जिले के अंदर कुछ स्थान है जहां पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी शुरू हुआ है। बागे वाला तो क्रूड ऑयल के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहां पर प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन स्टार्ट हुआ है 2025 के अंदर। जैसे कि एक है बाखरी, तो जो बाखरी टिब्बा है पेट्रोलियम लीज ब्लॉक जो है, वहां पर जून 2025 में उत्पादन स्टार्ट हुआ है प्राकृतिक गैस का, जो किसने किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। इसी प्रकार से जो चिन्ना वाला आपके टिब्बा है पेट्रोलियम लीज ब्लॉक, उसमें अगस्त से स्टार्ट हुआ है, जो ONGC ने किया है। ठीक है ना, बाखरी में तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया है, चिन्ने वाला में ONGC ने किया है। कैसे याद रखोगे? तो बाखरी में भी 3 वर्ड है, ऑयल में भी 3 वर्ड है, चिन्ने वाला में 4 है, ONGC में भी 4 है। ठीक है, जून छोटा होता है तो पहले बाखरी हो, बाखरी में 3 शब्द है, चिन्ने वाला में 4 है, तो ऐसे याद हो जाएगा, अगस्त में 4 है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। देश के कुल स्थलीय या ऑन शोर कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है? स्थलीय जो ऑन शोर कच्चा तेल उत्पादन हो रहा है उसमें राजस्थान का योगदान कितना है? तो 12% है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये रहा। खनिज और उत्पादन की स्थिति निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का भंडार है, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है, बिल्कुल सही है। पोटाश संसाधनों का 94% और सीसा जस्ता का 89% राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। 2024-25 के दौरान राज्य में टोटल 34 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, जो देश में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। सत्य कथन पूछे हैं, तीनों ही इसमें आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी, और अब जितने भी कंसेप्ट और डेटा बचे हुए हैं
वो अपने अगली क्लास में समाप्त कर देंगे। लेकिन मेनली जो डाटा थे, जो इंपॉर्टेंट डाटा थे, वो आज की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। कल की क्लास में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा बचे हुए हैं, लेकिन जहां से प्रश्न आने की संभावना है वो इन्हीं डाटाओं में से है। तो इनको आप बहुत अच्छे से याद करना, और अभी तक तो आपको याद हो ही गए होंगे। अगर आप एक रीड में अपनी जो किताब है उसको संभालोगे तो आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। फिर बता देता हूं इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। तो आपको लोक बंधु ऐप पर फ्री मटेरियल के अंदर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। एसआई रिवीजन के अंदर ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली पीडीएफ आपको वहां पर नहीं दे सकते, बहुत सिंपल सा रीजन है। आपको अगर कंटेंट बुक चाहिए तो आप कंटेंट बुक ऐप से डाउनलोड या बाई कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आंकड़ों की कल होगी वो, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।